Okay, guys, now I think I'll have to start the session. Until the previous lecture, we discussed about the syllabus pattern and preparation strategy for MBA CET, CAT, CMAT, and of course about certain central examinations. I have already made it clear that the pattern which is designed for either MBA CET, CMAT or CAT is exactly copied and pasted for other examinations also. I mean, if you are thinking of targeting certain other central government examinations, this might be a beautiful idea for you to get yourself settled down somewhere in your life. So you have to prepare this book thoroughly. उस दिन मैंने आपको बुक्स कौन कौन से पढ़ने हैं उनके नाम्स भी बता दिए थे. जो लोग नहीं थे एब्सेंट वो अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं. या कोई प्रॉब्लम रहो तो आफ्टर द क्लास यू कैन आस्क मी, इवन इन द क्लास यू कैन ऑल्सो आस्क मी योर क्वेश्चन. तो चलिए गाइज, आज हम थोड़ा सा एक एक सिलेबस का पार्ट जो है वो शुरू करते हैं. आज पहला टॉपिक हम देखते हैं वो है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश. सो टुडे आई विल टीच यू बेसिक्स ऑफ इंग्लिश. नाउ, अब बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की जब भी हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमें एक चीज यहाँ पर समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब मान लो कि इंग्लिश ये क्या है, एक लैंग्वेज है. अब हर लैंग्वेज में जो ग्रामर होता है उस ग्रामर के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझना ये हमारे लिए पैरामाउंट इम्पोर्टेंट होता है. अब मैं आपको यहाँ पे एक सिंगल सा सिंपल एक सेंटेंस लेता हूँ दोस्तों. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सेंटेंस लेते हैं, शी इज प्लेइंग क्रिकेट. शी इज प्लेइंग क्रिकेट. ये एक सेंटेंस मैंने आपको यहाँ पे दिया है. Now, I want you to observe this sentence very carefully and segregate this sentence into the smaller parts. अब इस वाक्य में अगर हम देखेंगे she is playing cricket, तो इस वाक्य में तीन important पार्ट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे. पहला यहाँ पे ये जो she है ये क्या हो सकता है दोस्तों सेंटेंस में. नॉर्मली इसको हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है. अब आपको पता है कि वाक्य में जो नाउन होता है उस नाउन के रिपीटिशन को हम अवॉइड करने के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं. सो प्रोनाउन इज बेसिकली अ वर्ड or a part of speech which is used instead of a noun in a sentence to avoid its repetition. उसके लिए हम ये यूज करते हैं. अब she जो है ये सेंटेंस में क्या है दोस्तों, it act as the सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेन्स. सब्जेक्टला आपण मराठीमध्ये कर्ता असं म्हणत असतो. सब्जेक्ट का काम क्या होता है. अब देखिए शी इज प्लेइंग क्रिकेट. अगर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा हु इज प्लेइंग क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेल रहा है, आपका आंसर क्या आएगा, शी इज प्लेइंग क्रिकेट. म्हणजे कुठल्याही वाक्यामध्ये कोणता कर्ता आहे हे तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल तर तुम्ही त्या वाक्याला कशाने प्रश्न विचारता, हु ने प्रश्न विचारता. ठीक आहे. हु इज प्लेइंग क्रिकेट, शी इज प्लेइंग क्रिकेट. पण या वाक्यामध्ये शी हे वाक्यामध्ये सब्जेक्ट आहे. तसंच आपण इजचा जर विचार केला तर इज हा वाक्यामध्ये काय आहे, हेल्पिंग वर्ब आहे. काय आहे, हेल्पिंग वर्ब, सहाय्यकारी क्रियापद. बेसिकली इज का काम होता है टेंस फॉर्मेशन के लिए हेल्प करना. वही अगर हम प्लेइंग की बात करेंगे तो ये प्लेइंग क्या है दोस्तों, सेंटेंस का मेन वर्ब है. क्या है, मेन वर्ब है. और क्रिकेट जो है ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है. ऑब्जेक्ट म्हणजे काय, कर्म ज्याला आपण म्हणतो. तो एक बात आपको यहाँ पर समझना है कि किसी भी ग्रामर के सेंटेंसेस में और इन एनी इंग्लिश सेंटेंस यू नीड टू हैव थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स. कौन कौन से पार्ट होने चाहिए आपके पास, कौन से पार्ट होने चाहिए. पहला तो आपके पास क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए. दूसरा सेंटेंस में क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए. और तीसरा सेंटेंस में क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए. मतलब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इनका सेंटेंसेस में होना बहुत ज़रूरी है. जैसा अभी हमने चाय बनाई है, चाय में आपने दूध मिला दिया है, पानी मिला दिया उसमें,
तुलसी के पत्ते मिला दिया और कुछ मिला दिया, लेकिन आप उसमें चाय पत्ती का जो पाउडर है ना, टी पाउडर, वही डालना आप भूल गए, तो क्या वो चाय बनेगा? वो तो उबलता हुआ पानी ही तैयार हो जाएगा ना। चाय के लिए ज़रूरी है कि उसमें चाय पत्ती का होना चाहिए। उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि किसी भी सेंटेंसेस में 3 इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, एस्पेक्ट होते हैं। अब एक एक चीज़ों को हम थोड़ा सा गौर से समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले समजते हैं सब्जेक्ट. सब्जेक्टला मराठीमध्ये आपण कर्ता असं म्हणतो. कर्ता म्हणजे नेमकं काय? वाक्यामध्ये कृती करणाऱ्या शब्दाला आपण काय म्हणतो, कर्ता म्हणतो. तो सब्जेक्ट का बेसिक फंक्शन क्या होता है, व्हाट डज अ सब्जेक्ट डू इन अ सेंटेंस? सब्जेक्ट डज ए पर्टिक्युलर ऍक्टिव्हिटी इन अ सेंटेंस. वाक्यामध्ये एखादी कृती करण्याचं काम हे कोणाद्वारे केल्या जातं, कर्त्याद्वारे केल्या जातं. सब्जेक्ट क्या करता है स्पेसिफिकली, सब्जेक्ट का काम होता है किसी भी एक्शन को परफॉर्म करना. तो हम सब्जेक्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम इसे नॉर्मली कह सकते हैं सब्जेक्ट इज एन एक्शन डूइंग वर्ड. क्या कह सकते हैं हम इसे, सब्जेक्ट इज एन एक्शन डूइंग वर्ड. या इसको और में क्या कह सकते हैं हम, सब्जेक्ट इज एन एक्शन डूइंग वर्ड और अ वर्ड विच डज समथिंग इन सेंटेंस. अ वर्ड विच डज समथिंग इन सेंटेंस. कोई ऐसा शब्द जो वाक्य में कुछ करता है उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम सब्जेक्ट कह सकते हैं. ये हमको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. अ वर्ड विच डज समथिंग इन सेंटेंस उसे भी हम कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं. क्या कहते हैं, सब्जेक्ट उसे कहते हैं. अब देखिए गाइस, कभी कभी क्या होता है कि वाक्य जिसके बारे में बोला जाता है, द होल सेंटेंस समटाइम्स इज बीइंग स्पोकन अबाउट सब्जेक्ट. म्हणजे या वाक्यामधून मी शी जर काढून टाकला, तर मान लो मैंने शी प्रोनाउन को निकाल दिया, इज प्लेइंग क्रिकेट, क्या आपको कोई सेंस तैयार होता है, कोई मीनिंग मिलता है वहां पे, नहीं मिलता है. इसका मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट का सेंटेंस में होना बहुत जरूरी है. और किसी भी सेंटेंस जो है, पूरा सेंटेंस किसके बारे में बोला जाता है, सब्जेक्ट के बारे में. सब्जेक्ट की हम और डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं, सब्जेक्ट इज ए वर्ड or words. Subject is a word or words about which the sentence is being spoken. About which the sentence is spoken. मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट ऐसा वर्ड है जिसके बारे में पूरा वाक्य बोला जाता है. म्हणजे वाक्य ज्याच्याबद्दल बोलल्या जातं त्याला सुद्धा आपण काय म्हणू शकतो, सब्जेक्ट असं म्हणू शकतो. और सब्जेक्ट का बेसिक फंक्शन होता है वाक्य में एक्शन को परफॉर्म करना, वाक्य में कोई कृति करना, यही सब्जेक्ट का मेन फंक्शन है. अब देखिए दोस्तों, हम वाक्य जो है, तो हमारे वाक्य में हम अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं, सब्जेक्ट जो है वो यूज करते हैं. अब मैं आपको वो जो अलग अलग सब्जेक्ट्स है उनके बारे में थोड़ा सा क्या करता हूँ, जानकारी यहाँ पे देता हूँ. ठीक है. अब जैसा पहला सब्जेक्ट हम यूज करते हैं आय. आयचा अर्थ काय होतो, मी. मराठीमध्ये आपण याला मी म्हणतो. तो हम आय कब यूज करते हैं, व्हेन यू वांट टू टॉक अबाउट वन सेल्फ. खुद के बारे में बात करना है तो आय आएगा. हम थोड़ी कहते हैं कि जैसा मेरा नाम मनोज है, तो मैं ये थोड़ी कहूंगा कि मनोज स्टडीज 15 आवर्स अ डे. मैं ये कहूंगा आई स्टडी 15 आवर्स अ डे. ठीक है. हम ये थोड़ी कहेंगे मनोज इज अ गुड सिंगर. अब मैं खुद के बारे में बोलते हुए मेरा नाम थोड़ी लूंगा, मैं कहूंगा आई एम अ गुड सिंगर. मतलब क्या हुआ, व्हेन यू टॉक अबाउट युअर सेल्फ, व्हेन यू टॉक अबाउट अ पर्सन, आय मीन जब वन सेल्फ स्वतःसाठी जेव्हा आपण बोलतो, स्वतःचा उल्लेख करतो, तेव्हा आपण वाक्यामध्ये काय वापरतो, आय वापरतो. तो आय इज यूज फॉर वन सेल्फ. म्हणजे स्वतःबद्दल बोलायचं असेल तर आपण आय वापरतो. ठीक आहे. दुसरा है हमारे पास वी. वीचा अर्थ होतो आम्ही, हम अशा अर्थाने वापरतो. वी कब यूज करते हैं, जब दो या दो से ज्यादा लोग हैं इंक्लूडिंग आय. आपण म्हणतो ना, आपण सगळे, आम्ही सगळे विद्यार्थी आहोत, आपण सगळे विद्यार्थी आहोत. वी इज यूज्ड फॉर मोर दॅन टू. is used for more than two. More than two including I. इंक्लूडिंग आई. जब आई भी उसमें होता है और दो या दो से ज्यादा लोगों के बारे में हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, वहां पे
वहां पे हम यूज करेंगे वी यूज करेंगे। उसके बाद में तीसरा जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है यू। आता मराठीमध्ये तू आणि तुम्ही असं आपण वापरतो। आता तू कधी म्हणतो आपण आपला समवयस्क असेल, आपल्यापेक्षा लहान असेल, तू एक असेल तर, आणि आपल्यापेक्षा मोठा असेल आपण बाबाला तू म्हणतो का, का रे तू कुठे गेला होता काल, सरांना म्हणतो का आपण का रे सर का तू नव्हता दिसत नव्हता, ठीक है, तो अपन तिथे तुम्ही शब्द वापरतो। तो इंग्लिश में ऐसा रिस्पेक्टेबल कोई वर्ड नहीं है दोस्तों। जैसा मराठीमध्ये आपण तू किंवा लहान माणसाला तू म्हणतो, मोठा असेल तर तुम्ही म्हणतो, तो इंग्लिश में ऐसा कोई रिस्पेक्टेबल वर्ड नहीं है। यू ये सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, माने आपके सामने अगर एक व्यक्ति है तो भी आप यू यूज कर सकते हैं, और आपके सामने एक से ज्यादा है, चाहे फिर वो लाखों करोड़ों कितने भी हो, तो भी आप वहां पे क्या यूज करोगे, यू जो है वही यूज करोगे। तो यू का बेसिकली यूज ये होता है कि आपके सामने एक व्यक्ति है तो भी हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू आर अ गुड स्टूडेंट, ऐसा हमने उदाहरण लिया, और एक से ज्यादा है तो यू आर गुड स्टूडेंट्स। म्हणजे यू सोबत तुम्ही जर सिंग्युलर नाउन वापरला तर तो सिंग्युलर म्हणून ट्रीट केला जातो, आणि यू सोबत तुम्ही जर प्लुरल नाउन वापरला तर तो कसा ट्रीट केला जातो, प्लुरल म्हणून ट्रीट केला जातो। इज दिस क्लियर, गॉट इट, अंडरस्टूड, ये आपको समझना है, ठीक है। तो यू जो है यू ला आपण काय म्हणतो, तू किंवा तुम्ही, तू किंवा तुम्ही। तो इट इज यूज्ड फॉर वन और मोर दॅन वन फ्रंट पर्सन, एक किंवा एकापेक्षा जास्त समोरच्या लोकांसाठी, ओके। इट इज यूज्ड फॉर वन और मोर दॅन वन फ्रंट पर्सन, तुमच्या समोर असणाऱ्या एक किंवा एकापेक्षा जास्त व्यक्तींसाठी यू वापरतात, ठीक आहे। आय वी यू नंतर वापरतो आपण दे। देचा अर्थ काय होतो, ते त्या ती, ठीक है। दे, दे कब यूज होता है दोस्तों, दे। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो वहां दरवाजे के पास मेरे माता पिता खड़े हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, आपण म्हणतो ना ते माझे आई वडील आहेत किंवा ते माझे पालक आहेत, ते असा शब्द वापरलाय। इसका मतलब दे जो है वो दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है, लेकिन वो लोग कैसे होते हैं, दे आर आउट ऑफ योर प्रेमाइसेस, मतलब आप उनकी तरफ इशारा कर सकते हो, उन्हें आंखों से देख सकते हो, लेकिन उन्हें आप छू नहीं सकते। मान लो वहां पे दो लोग बैठे हैं तो मैं कहूंगा ओ दे आर माई स्टूडेंट्स, मैंने दे कहा क्योंकि वो मेरे पास नहीं है ना। सो यू कैन यूज दे फॉर टू और मोर देन टू पर्सन when the distance is large, or I would say when they are out of your premises, म्हणजे तुमच्या हद्दीच्या बाहेर आहेत, समजा तिथे बाहेर मैदानात मुलं खेळत आहेत, somebody is playing in the ground and they are two or more than two, so I can say okay they are the students and they are playing cricket, they are the students and playing cricket। मी ते असा शब्द वापरलाय, दे वापरलाय, तो दे बेसिकली प्लुरल आहे, म्हणजे हा दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त लोकांसाठी वापरला जातो, पण तो कधी वापरला जातो, when those people are out of your premises। so दे कधी वापरतात, it is used for two or more than two people when they are out of your premises, they are out of your premises और आउट ऑफ योर प्रेमिस, मतलब आपके पहुंच के बाहर है वो दो लोग, तो आप वहां पे क्या करोगे, दे का यूज जो है वो आप करोगे। ये आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान में रखना है, ठीक है। ये देखा दे के बारे में। फिर उसके बाद में क्या है हमारे पास, ही कब यूज होता है, मेल जेंडर के लिए हम ही यूज करेंगे या फीमेल जेंडर के लिए, ही इज यूज फॉर मेल जेंडर, आय मीन इट इज यूज फॉर अ मॅन और फॉर अ बॉय, म्हणजे एक मुलगा किंवा एक पुरुष असेल मेल जेंडर तर आपण ही वापरतो, ठीक है। यूज्ड फॉर अ मैन और अ बॉय, किसी व्यक्ति या लड़के के लिए हम क्या यूज करते हैं, यू जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है शी यूज्ड होता है फीमेल जेंडर के लिए, यूज्ड फॉर अ गर्ल और अ वुमन, ठीक है। फिर आता है गाइज इट कब यूज होता है, when do we use it and for what purpose, we use it when we are talking about नॉन लिव्हिंग थिंग्स, निर्जीव वस्तूंसाठी इट वापरतो,
You can also use it for animals when the gender is unknown to you. आता समजा मी एखाद्या बागेत खेळतोय, मान लो किसी बगीचे में मैं खेल रहा हूँ, अब मुझे कोई छोटा बच्चा दिखा है, आई डू नॉट नो वेदर ही इज मेल और फीमेल, मुझे नहीं पता कि वो बच्चा मेल है या फीमेल है, आई मीन उसका जेंडर मुझे नहीं पता है, तो फिर मैं वहां पे इट यूज कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, ओ व्हाट अ लवली चैम्प ही इज, व्हाट अ लवली चैम्प इट इज, or it is a wonderful baby playing in the garden, or a beautiful baby playing in the garden. मतलब मैंने it यूज किया है. why? because I do not know its gender, वो मेल है कि फीमेल है. ऐसा एनिमल है, मान लो आपके साथ आपके सामने हाथी है, अब आपको नहीं पता कि उस हाथी का जेंडर मेल है या फीमेल है, तो उस परिस्थिति में आप क्या करोगे, इट बोलोगे. फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ ब्यूटीफुल एलिफेंट, और इट इज एन एलिफेंट विच इज वेरी ब्यूटीफुल. तो आपने इट यूज किया है. वाई, क्यों इट यूज किया है? बिकॉज उसका जेंडर जो है वो आपके लिए कंप्लीटली अननोन है. तो अननोन जेंडर है तो आप क्या करोगे, इट जो है वो यूज करोगे. ठीक है, तो ध्यान रखना है इट किस लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स. and for animals when the gender is not known. ओके, गॉट इट, अंडरस्टूड. ठीक आहे, हे वाक्यामध्ये आपण काय करतो, वेगवेगळे सब्जेक्ट्स वापरतो. ठीक है, तो हमने देखा कौन कौन से सब्जेक्ट यूज होता है नॉर्मली, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और किसी व्यक्ति का नाम नाउन यूज कर सकते हैं हम. ये देखा हमने सब्जेक्ट के बारे में. किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में. आया समझ में आपको? तो आप किसी व्यक्ति का या तो नाम यूज कर सकते हैं या तो फिर अलग अलग वहां पे ये सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं. अब ये जो सब्जेक्ट मैंने अभी आपको बताए, इनको पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है. दे आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल प्रोनाउन. क्यों कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन? क्योंकि पर्सन के लिए यूज होते हैं ना. दे आर कॉल्ड एज सब्जेक्टिव प्रोनाउन. दे आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल प्रोनाउंस. व्हाई? बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर पर्सन्स. इनका यूज किस लिए होता है, पर्सन के लिए उनका यूज होता है, तो इसीलिए उनको पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है. ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों. ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं वर्ब के बारे में. किसके बारे में देखना है अभी हमें, वर्ब के बारे में. ठीक आहे, आता वर्बला आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो, क्रियापद असं म्हणतो. ठीक आहे, तुमच्या समजण्यासाठी म्हणून सांगतो. अब ये जो वर्ब होता है दोस्तों, अब थोड़ा सा आप इस वाक्य को थोड़ा सा यहाँ पे देखिए. शी इज प्लेइंग क्रिकेट. नाउ इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, प्लेइंग जो है ये वाक्य में वर्ब का काम कर रहा है. सो ऑन व्हाट ग्राउंड वी कैन से दैट प्लेइंग इज अ वर्ब. सब्जेक्ट हमने समझ लिया है. अब वर्ब क्या करता है सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट का काम होता है सेंटेंस में एक्शन को करना. मतलब एक्शन डूइंग वर्ड इज कॉल्ड सब्जेक्ट. वैसे ही वर्ब जो होता है क्रियापद, तर क्रियापद म्हणजे काय, वाक्यामध्ये कृती दाखवणारा शब्द, त्याला आपण काय म्हणतो, क्रियापद असं म्हणतो. फॉर एग्जाम्पल, शी इज प्लेइंग क्रिकेट. ती क्रिकेट खेलत आहे, वो क्रिकेट खेल रही है. आई मीन वो एग्जैक्टली क्या कर रही है, क्रिकेट खेल रही है. तो सब्जेक्ट के द्वारा किस प्रकार की एक्शन सेंटेंसेस में हो रही है, इसकी जानकारी हमें जिस वर्ड से मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं. क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं. क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो वर्ब है ये क्या होता है, वर्ब इज एन एक्शन शोइंग वर्ड. सब्जेक्ट एक्शन डूइंग वर्ड होता है, और वर्ब क्या है, एक्शन को दिखाने वाला शब्द. वर्ब इज एन एक्शन शोइंग वर्ड. वाक्य में कृति दिखाने वाला जो शब्द है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं. क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं. आया समझ में, गॉट इट, अंडरस्टूड. ये ध्यान रखना है आपको. अब गाइस ये जो वर्ब है, तो वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंसेस और एज पर द चेंजिंग सब्जेक्ट और टेंस, मतलब वाक्य में जैसे ही आपका सब्जेक्ट चेंज होता है वर्ब का फॉर्म चेंज होता है, टेंस चेंज होता है, वर्ब का फॉर्म जो है वो चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट सिंपल में अलग है तो कंटिन्यूअस टेंस में अलग है. परफेक्ट टेंस में अलग है तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अलग है. तो टेंस के अनुसार वर्ब के फॉर्म्स में क्या होता है, बदलाव होता है. तो बेसिकली ये जो वर्ब होते हैं, इस वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. त्याला आपण काय म्हणतो, क्रियापदाची रूपे.
ठीक है, फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट वर्ब्स। अब ये वर्ब्स के अलग अलग कौन से फॉर्म्स होते हैं इसके बारे में थोड़ा हम यहाँ पे जानकारी लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं टोटल? हाउ मेनी फॉर्म्स आर देयर? 3 फॉर्म्स। ओके, टेल मी कौन कौन से हैं, बताइए जरा। गलत आंसर हुआ नो प्रॉब्लम, कोशिश कीजिए। और चौथा गोइंग, आई गो टू मुंबई, आई वेंट टू मुंबई yesterday, my friend has gone to Mumbai and I am going to Mumbai। ओके, तुम बताओ, नाम बताओ ना उनकी, पहला फॉर्म का नाम क्या है, दूसरे का नाम क्या है? अच्छा, नाम नहीं पता था, खाली फॉर्म पता है, ठीक है। किसी को पता है? 5 बताओ कौन कौन से। वो तो पहला ही फॉर्म है, ये शीट नाउन के बाद ही यस यस लगता है उसे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। गाइस देखिए, इस आप लोगों की शुरुआती है ना, अभी एकदम शुरुआती है, शायद इसके पहले आप लोगों ने ग्रामर कितने तवज्जो से पढ़ा, मुझे उसका इल्म नहीं है, मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बेसिक, मैंने आपको पहले दिन ही बोला था कि मैं बेसिक भी पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि क्या है, ऐसा नहीं आप लोगों को नहीं आता है, आप लोगों को आता है, बट रिवीजन ना होने के कारण, ज़्यादा स्टडी ना होने के कारण भूल जाते हैं। ये हमने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा है, तब ध्यान होगा, वो भी ज़्यादातर ये इंग्लिश मीडियम में ग्रामर की किताबें होती है तो ही पढ़ाया जाता है। जो जिला परिषद वाले वगैरह होते हैं ना मेरे जैसे, जिन लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल से 250 रुपये में पूरी पढ़ाई की, उन लोगों को ज़्यादातर ये सिखाया भी नहीं जाता है, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तक हम जिंदा है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब देखिएगा, ये वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है उसे कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, या उसे बेस फॉर्म कहते हैं। पहला फॉर्म क्या है? प्रेझेंट फॉर्म ऑफ वर्ब और बेस फॉर्म, त्याला मराठीत म्हणतो आपण क्रियापदाचे वर्तमान काळी रूप। आपके समझने के लिए हम इसे V1 समझ लेते हैं, ठीक है। दूसरा जो वर्ब का फॉर्म होता है उसे कहते हैं पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्मला आपण तुमच्या समजण्यासाठी V2 लावूया। तिसरा जे आहे तो काय असतो? पास्ट पार्टिसिपल, त्याला आपण V4 म्हणूया। और चौथा जो है उसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। ये V3 है, ठीक है, समझने के लिए ये वाला V3 है, और ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये क्या है? V4 में आता है। किस में आता है दोस्तों? ये V4 में आता है, ठीक है, ये समझना है आपको। जो पांचवा होता है उसे क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव फॉर्म। क्या कहते हैं इसे? इन्फिनेटिव फॉर्म, V5। और जो 6 नंबर का है उसे कहते हैं जेरंड, इट इज V6। ऐसे क्या होते हैं? अलग अलग वर्ब्स के फॉर्म्स जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये 6 फॉर्म्स आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट फॉर्म विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेस फॉर्म, क्रियापदाचे वर्तमान काळी रूप। पास्ट फॉर्म, क्रियापदाचे भूतकाळी रूप। पास्ट पार्टिसिपल, क्रियापदाचे पूर्ण रूप जो कंप्लीट सेंटेंस में यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आणि नंतर काय आहे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल म्हणजे काय? क्रियापदाचे ING रूप, नंतर इन्फिनेटिव आणि नंतर जेरंड, ठीक है। चलिए मैं आपको एक वर्ब लेता हूँ, उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं वॉक, ठीक है। वॉक, वॉक हे क्रियापदाचं पहिलं रूप आहे। दुसरं रूप काय असेल? वॉक्ड, ईडी लागला त्याला। तिसरं रूप पण काय आहे? वॉक्ड। चौथं वॉकिंग। पांचवं टू वॉक। अब देखिए दोस्तों, इन्फिनेटिव फॉर्म, हाउ विल यू क्रिएट एन इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब? वर्ब का पहला फॉर्म ले लीजिए, बेस फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म। उसके पहले अगर आपने टू प्रेफिक्स लगा दिया, TO2 प्रेफिक्स आपने लगा दिया वर्ब के पहले फॉर्म के पहले, तो वो जो वर्ब का फॉर्म है उसे हम क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव फॉर्म। क्या कहेंगे उसे? इन्फिनेटिव फॉर्म हम कहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन्फिनेटिव टू वॉक, टू वॉक ये क्या है? इन्फिनेटिव फॉर्म है वर्ब का। वही जेरंड जो है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑल्सो नोन एज जेरंड। मतलब जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ये दोनों सेम है, ठीक है। फिर अब आप बोलोगे सर जब सेम है तो दोबारा क्यों लिखा उसको?
अगर सेम है तो उसको नाम क्यों दे दिया अलग, है ना। अगर एक ही चीज़ है तो उसको अलग अलग नाम देने की ज़रूरत है क्या? वो कोई हिंदी मूवी थोड़ी है जिसमें जुड़वा है और जुड़वा भाई को हमने नाम नाम दे दिया, है ना। वो कोई एक वेब सीरीज है शायद, उसमें दो पात्र दिखाए, दो भाई एक दूसरे के जैसे ही होते हैं, तो बेचारी एक की शादी हो जाती है, उसकी वाइफ कंफ्यूज हो जाती है कि मेरा पति कौन है और देवर कौन है। मिर्ज़ापुर नाम का कुछ है वो, मेरे दोस्त ने मुझे बताया था, मैंने देखा नहीं, उसका एक एपिसोड देखा था मैंने। वो एक एपिसोड देखते ही मैं समझ गया कि अगर ये पूरा मैं देख लूंगा तो गाली गलौज करना आदमी सीख जाता है। आपको पता है दोस्तों, ये जो हम जो डिजिटल मीडिया से जो चीज़ें देखते हैं ना, इनका प्रभाव हमारे मन पे बहुत ज़्यादा है। मतलब जैसे आप कोई वेब सीरीज देख लो, इस वेब सीरीज में अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, जैसा वो मिर्ज़ापुर में देखा है मैंने, एक ही एपिसोड देखा मैं समझ गया। या फिर वो सेक्रेड गेम जो सबसे पहले आया था, उसकी जो भाषा है वो आप सुनोगे, उसको देखोगे मन लगा के, तो आप देखिए अनजाने अनजाने में आपके मुंह से गलत शब्दों का प्रयोग होने लगता है। क्योंकि हमारे ऑडियो विजुअल जो है, मतलब आप कोई चीज़ सुनोगे उसका प्रभाव, और कोई चीज़ जब आप सुन भी रहे हो और आंखों से देख भी रहे हो, उसका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि ऐसी चीज़ों को देखते हुए मनोरंजन के समय उसका हमारे मन पे विपरीत प्रभाव ना हो, इसका भी हमें ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वही जीरन फॉर्म है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉकिंग इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखिए गाइस, अब आपके मन में यही प्रश्न है कि सर प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वॉकिंग है, जेरंड भी वॉकिंग है, फिर दोनों को हमने अलग अलग नाम दिया है, दोनों को हमने अलग अलग वर्ब के फॉर्म को कंसिडर भी किया है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, आई मीन क्यों ऐसा हम करते हैं, व्हाई दिस कोलावेरी डी, क्यों ऐसा होता है जरिए। उसके पीछे रीजन है दोस्तों कि जीरंड ऑल्दो इट इज ए फॉर्म ऑफ द वर्ब, जीरण हे भले ही वाक्य में वर्ब का फॉर्म आहे, म्हणजे जीरण हा वाक्यामध्ये कर्त्याचं रूप आहे, पण वाक्यामध्ये जेव्हा त्याचा वापर केला जातो ॲट दॅट टाइम वी डू नॉट यूज इट एज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब, तेव्हा त्याला आपण वर्ब म्हणून वापरत नहीं, तो उस समय हम उसे क्या करते हैं, हम उसे नाउन के तौर पे यूज करते हैं, सब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं। यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे एक नोट जो है वो आपको लिख लेना है दोस्तों कि जीरंड, ऑल्दो जीरंड इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब, but it is not used as a verb in a sentence, it is rather used as the subject or noun in a sentence। ये ध्यान रखना है आपको। gerund is used as a noun or a subject in a sentence। मतलब जीरण जो है ये वाक्य में ये या तो एक नाउन करके यूज होता है या सब्जेक्ट करके, म्हणजे जीरण हा जरी क्रियापदाचं रूप आहे पण वाक्यामध्ये त्याला आपण क्रियापद म्हणून वापरतो का, नहीं, सेंटेंस में हम उसे सब्जेक्ट के तौर पे यूज नहीं करते हैं, तो सेंटेंस में हम उसे नाउन के तौर पे यूज करते। जसं तुम्हाला एक उदाहरण देतो म्हणजे तुम्हाला इथे कळेल, पहा आपण असं एक उदाहरण घेतो ना, जसं की स्विमिंग, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, स्विमिंग इज दी बेस्ट एक्सरसाइज। क्या हमने उदाहरण लिया है, स्विमिंग इज दी बेस्ट एक्सरसाइज। अब यहाँ पे स्विमिंग जो है दोस्तों ये सेंटेंस में वर्ब नहीं है, इट डज नॉट एक्ट एज ए वर्ब इन द सेंटेंस, इट रादर एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। आपण असं पण उदाहरण घेऊ शकतो ना, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट इज फन, प्लेइंग क्रिकेट इज फन, क्रिकेट खेळणं एकदम मजेशीर आहे, आनंद आहे। मग आता या ठिकाणी प्लेइंग जे आहे ते वाक्यामध्ये आपण वर्ब म्हणून वापरलंय का, नाही, हे वाक्यामध्ये आपण आपण काय केलेलं आहे, सब्जेक्ट म्हणून किंवा वाक्याचा नाउन म्हणून आपण याला वापरलेलं आहे। इज दिस क्लियर, आया समझ में, गॉट इट, अंडरस्टूड। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जीरंड भले ही ये वर्ब का फॉर्म है दोस्तों, लेकिन वाक्य में इट इज नॉट यूज्ड एज ए फॉर्म ऑफ द वर्ब, it is used as a subject of the sentence or a noun in a sentence। ठीक आहे, मग वाक्याचा कर्ता म्हणून वापरतात। हे एक वर्ब पहिला। आता दुसरा एक वर्ब घेऊ आपण, स्पीक। अच्छा, स्पीक हा पहिलं रूप आहे। आता याचं दुसरं रूप काय येईल बरं स्पीकचं, स्पोक, तिसरं स्पोकन, चौथं
स्पीकिंग नंतर टू स्पीक नंतर परत स्पीकिंग, हे झाले याचे 6 रूप. गाइस आपको थोड़ा सा यहाँ पे अजीब गरीब चीज दिखेगी कि मैंने पहला जो वर्ब लिया है वॉक, इसके दूसरे फॉर्म में ईडी लगा है, यहाँ पे तीसरे फॉर्म में ईडी लगा है. म्हणजे आपण काय केलं, वॉक वर्ब का पहला फॉर्म है. अब जब हमें उसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाना है, माने उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाना है, तो हमने नॉर्मली क्या किया, ईडी लगा दिया उसको. हमने उसको ईडी लगाया, वॉक वॉक्ड हो गया. तीसरा भी उसको ईडी लगाया, क्या हो गया, वॉक वॉक्ड हो गया. ठीक है. लेकिन वहीं हमने एक वर्ब देखा है यहाँ पे स्पीक. स्पीक को हमने ईडी लगाया है नहीं, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग. एक और उदाहरण के तौर पे हम दूसरा एक वर्ब लेते हैं आपके समझने के लिए. यहाँ पे हम लेते हैं जैसा फ्लाई. फ्लाई का सेकंड फॉर्म क्या होगा, फ्लू. हाँ, थर्ड फ्लोन. उसके बाद में फ्लो, फ्लाइंग, क्या आएगा, फ्लाइंग. फिर टू फ्लाई, और यहाँ पे क्या आएगा, परत फ्लाइंग. आया समझ में? ठीक है. अच्छा, और एक वर्ब लेता हूं यहाँ पे मैं, जैसा टॉक. टॉक का सेकंड फॉर्म टॉकड, टॉक्ड. इसका ईडी का प्रोनाउंसिएशन तो होता टॉक टॉकड, वॉक वॉकड, मेक मेकड, शेप शेपड, असं नाही, टॉक टॉक. थर्ड फॉर्म भी क्या आएगा, टॉक्ड. फिर आएगा टॉकिंग, देन टू टॉक, और यहाँ पे भी क्या आएगा, टॉकिंग. क्या आएगा, टॉकिंग. ये क्या है, अलग अलग वर्ब्स के फॉर्म है. दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. But I would like to draw your attention to a particular form of the verb wherein, if you closely observe the two different verbs walk and talk, their past and past participles are made just by adding ed suffix to the present form of the verb. On the other hand, if you closely again observe the two different given verbs, namely fly and speak, you do not have to add neither ed nor anything else in order to make its past and past participle. Why is this so? इसका रीजन क्या है, ये हमें समझना है. म्हणजे काही क्रियापद अशा आहेत की त्यांच्या दुसरं आणि तिसरं रूप तयार करायचं असेल तर तुम्ही सरळ सरळ काय करता, ईडी प्रत्यय लावून देता. तर एखाद्याच्या मागे ईडी लावली की तो काय करतो, अलीकडे आपण बघतो ना, आहे की नाही, त्याचं बोलणं बंद होऊन जातं ईडी लागले की. इथे ईडी लागल्यावरती काय होतं, फॉर्म्स तयार होतो. म्हणजे काहीच्या मागे ईडी लागली तर व्यवस्थित काम होतं, काहींना ईडीची गरज नाही, साधी धमकी दिली तरी त्यांचं काम होऊन जातं. तशा अर्थाने पहा, आता काही वर्ब जसे आहेत, देर आर सर्टन वर्ब्स विच टेक्स ईडी इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म. वहीं कुछ वर्ब ऐसे हैं कि उनको ईडी की आवश्यकता नहीं है. तो ऐसे जो वर्ब है इनके भी दो अलग अलग प्रकार होते हैं. एक जो वर्ब होता है उसे कहते हैं रेगुलर वर्ब. क्या है, रेगुलर वर्ब. और दूसरा जो वर्ब है दोस्तों, उसे कहते हैं इरेग्युलर वर्ब. क्या कहते हैं, इरेग्युलर वर्ब. अब रेगुलर वर्ब किसे कहेंगे, ऐसा वर्ब जिसके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ईडी लगता है. मतलब उसका V2 और V3 बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, ईडी लगाने की आवश्यकता है. मतलब द वर्ब विच टेक्स ईडी एज अ सफिक्स इन इट्स पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, उसको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब. ठीक है. और इरेगुलर का मतलब क्या होगा, कि जिसके V2 और V3 के लिए ईडी की आवश्यकता नहीं होती है. नो ईडी इज नीडेड, नो ईडी इज नीडेड, नो ईडी इज नीडेड. तो उसे हम क्या कहते हैं, इरेग्युलर वर्ब. क्या कहते हैं, इरेग्युलर वर्ब. ये आपको समझना है, रेगुलर और इरेग्युलर का डिफरेंस हमने यहाँ पे समझा है, रेगुलर और इरेग्युलर का डिफरेंस. आया समझ में, गॉट इट. ठीक है. ऐसे बहुत सारे वर्ब है, जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं, जैसे टीच. टीच, हाँ, टीच का सेकंड फॉर्म क्या होगा, टॉट. थर्ड फॉर्म टॉट, और फोर्थ फॉर्म टीचिंग. ओके. अब देखिएगा, इस कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, सम वर्ब्स दे आर बोथ रेगुलर एज वेल एज इरेग्युलर.
कुछ वर्ब ये रेगुलर भी होते हैं, इरेगुलर भी होते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, स्पेसिफिक एग्जांपल है। हम लेते हैं लर्न। लर्न का सेकंड फॉर्म क्या होगा? लर्न। थर्ड फॉर्म लर्न, एंड देन फोर्थ फॉर्म लर्निंग। वही इसका रेगुलर फॉर्म भी है, लर्न, लर्नेड। तीसरा भी क्या है? लर्नेड। और चौथा लर्निंग। मतलब इसके अलग अलग क्या है? फॉर्म्स है। तो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, वो गिने चुने वर्ब्स है, उसका मैं एक रेडीमेड नोट्स आपको दे दूंगा, वो आपको पढ़ना है, वहां पे ज्यादा सिर खपाने की जरूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम्स में नॉर्मली पूछे जाते हैं, जहाँ पे हमारा कंफ्यूजन होता है, उसका एक नोट्स मैंने बनाया है, दैट आई शेयर यू। मतलब वो प्रिंट देके वो आपको प्रिंट में कल दे दूंगा खुद, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अब और एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मैं आपको, जैसा आप उदाहरण लेते हैं राइज, RISE, राइज। क्या सेकंड फॉर्म क्या आएगा इसका? राइज, रोज, RISE, रोज। ओके, देन थर्ड राइजन, और फोर्थ राइजिंग, ठीक है। अच्छा, और एक वर्ब लेते हैं यहाँ पे हम, RAISE, रेज। का ये सेकंड फॉर्म रेज, थर्ड फॉर्म रेज, और चौथा रेजिंग। क्या आएगा? रेजिंग। आया समझ में? गॉट इट, अंडरस्टूड? ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ये ऐसे अलग अलग वर्ब है, मतलब जिन वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगता है वो रेगुलर है, और जिन वर्ब के सेकंड और थर्ड में ईडी नहीं लगता वो इरेगुलर है। और इन्फिनेटिव किसे कहेंगे? वर्ब का पहला फॉर्म ले लो, जैसा वॉक आपने ले लिया, देन यू नीड टू ऐड टू एज ए प्रेफिक्स बिफोर इट, ठीक आहे। पुढून जे शब्द ऍड होतात त्यांना प्रेफिक्स म्हणतात, आणि पाठीमागून जे ऍड होतात त्यांना आपण सफिक्स असं म्हणतो। हे लक्षात ठेवायचं आपल्याला, ठीक है। इथपर्यंत लक्षात आलं का? समझ गए आप यहाँ पे? ठीक है। तो ये हमने देखा गाइस वाक्य में वर्ब के बारे में, मतलब हमने क्या क्या देखा? सब्जेक्ट देखा, वर्ब देखा। अब उसके बाद में हमने देखना है ऑब्जेक्ट। शी इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग व्हाट? शी इज प्लेइंग। तसं वाक्यामध्ये कर्ता कोण आहे हे ओळखायचं असेल तर हु ने प्रश्न विचारायचा। ओके, हु इज प्लेइंग क्रिकेट? शी इज प्लेइंग क्रिकेट। देन व्हॉट इज शी डुईंग? ती काय करत आहे? शी इज प्लेइंग क्रिकेट। तर कर्म म्हणजे काय? पहा, कर्ता कृती करतो, क्रियापद कर्त्याद्वारे कोणती कृती होत आहे हे दाखवतो, आणि कर्म काय करतो? कर्म हे वाक्यामध्ये ऍक्शनला रिसीव करतो, ऍक्शनला काय करतो? रिसीव करतो। आला का लक्षामध्ये? वाक्य में सेंटेंस को क्या करता है? रिसीव करता है। ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है, वो सेंटेंस में रिसीव करता है एक्शन को, ठीक है। अब देखिए, कर्ता के द्वारा कोई एक्टिविटी हो रही है, अब वो एक्टिविटी किसी ना किसी पे तो होगी ना। मतलब कोई व्यक्ति खेल रहा है, क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। जैसे आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ, मतलब खाने वाला कौन है? मैं। कौन सी प्रक्रिया हो रही है? खाने की। और किस पे हो रही है? आम पे हो रही है। सो आई एम ईटिंग अ मँगो, म्हणजे कर्त्याद्वारे केलेली कृती ज्याच्यावर केल्या जाते त्याला आपण काय म्हणतो? ऑब्जेक्ट म्हणतो, कर्म असं म्हणतो। याचा अर्थ काय आहे मित्रांनो? इथे यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट का काम होता है एक्शन को रिसीव करना, तो हम इसे कहते हैं एक्शन रिसीविंग वर्ड। ऍक्शन रिसिव्हिंग वर्ड, वाक्यामध्ये कृती ज्याच्यावरती केल्या जाते त्याला आपण कर्म असं म्हणतो, ठीक है, कर्म असं म्हणतो। अब ये ऑब्जेक्ट के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऍक्टिव्ह पॅसिव्ह मध्ये तुम्हाला है महत्वाचा है, और दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे दो इनके प्रकार होते हैं, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा मैं एक मजे की बात आपको बताता हूँ। गाइस मुझे एक बात बताइए, इज इट मैंडेटरी टू हैव सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस टू बी अ कंप्लीट सेंटेंस? किसी भी सेंटेंस को अगर हमें पूरा सेंटेंस बनाना है तो क्या तीनों पार्ट का होना आवश्यक है? सब्जेक्ट भी होना चाहिए सर, मतलब मान लो अगर मैंने सेंटेंस में से वर्ब निकाला तो क्या सेंटेंस पूरा हो जाएगा? नहीं। अगर ऑब्जेक्ट निकाल दिया तो नहीं होगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, वाक्य में खाली सब्जेक्ट और वर्ब को ही लेता हूँ, ऑब्जेक्ट नहीं निकाल देता हूँ, तो क्या वो कंप्लीट सेंटेंस होगा? चलो ठीक है, देखते हैं।
अब मैं उदाहरण देता हूँ गाइज आपको। बर्ड्स फ्लाई, पंछी उड़ते हैं। बर्ड्स फ्लाई कहाँ उड़ते हैं मैंने बताया? ऑन द प्लेन, ऑन द ट्रेन, इन द एयर, ऑन अबव द स्काई, अबव द क्लाउड। कुछ बताया मैंने? नहीं। मतलब ये एक वाक्य देखिए आप यहाँ पे, ठीक है। दूसरा और एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। द बेबी क्राइड, द बेबी क्राइड, ठीक है। अब गाइस दोनों वाक्य को आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। इस वाक्य में बर्ड्स क्या है? वाक्य का सब्जेक्ट है, ठीक है। क्या है? सब्जेक्ट। और फ्लाई क्या है? वाक्य का वर्ब है, ठीक है। तीसरे वाक्य में द बेबी क्या है? वाक्य का सब्जेक्ट। और क्राइड क्या है? वर्ब है। बाळ रडलं, द बेबी क्राइड। आता बेबी म्हणजे कोण? मोठे लोक बेबी शब्द वापरतात तो नव्हे, ठीक है। ते मित्र मैत्रिणी लव बर्ड्स एकमेकाला बेबी म्हणून म्हणतात ना, ठीक है, वो बात अलग है। कभी कभार मैं घूमने उमने जाता हूँ तो ते आवाज शब्द कानावरती पडतात, आहे की नाही? तो भाग वेगळा आहे। तो एक प्रेमळ शब्द म्हणून भाषेचा एक आविष्कार आहे, ते वापरल्या जातं। बेबी म्हणजे काय? लहान बाळ, ज्याचं जेंडर आपल्याला माहिती, जेंडर इज अननोन टू अस, ठीक है। अब देखिएगा, इज द बेबी क्राइड, बाळ रडलं, बच्चा रोया, क्या ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है? इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस, ये कंप्लीट सेंटेंस है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, तीसरा सेंटेंस देता हूं आपको यहाँ पे। द स्टूडेंट, द स्टूडेंट नीड्स अ पेन, द स्टूडेंट नीड्स अ पेन। अच्छा, ये वाक्य में बताइए, स्टूडेंट क्या है? वाक्य में सब्जेक्ट है। नीड्स क्या है दोस्तों? वाक्य में वर्ब है। और अ पेन ये वाक्य में क्या है? ऑब्जेक्ट है। यह आपको ध्यान में रखना होता है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा और एक उदाहरण देता हूं आपको। माई फ्रेंड enjoyed at the party, ओके। अच्छा, माई फ्रेंड वाक्य में क्या है? सब्जेक्ट है। इंजॉयड वाक्य में वर्ब है। और एट द पार्टी जो है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। इन द पार्टी असा शब्द वापरत नाही। सर येस्टरडे आय वॉज इन द पार्टी, मी पार्टीत होतो। आपल्याकडे पार्टीचा अर्थ कशाशी जोडला जातो? खाना पिना, है ना? पार्टी पाहिजे म्हणजेच काय? दारू प्यायची आणि काहीतरी नॉनवेज खायचं, असा प्रकार है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, पार्टी का मतलब होता है कि आप सब लोग एक जगह पे आके किसी चीज को, खान पान की चीज को एंजॉय कर रहे हो। तो अब इस वाक्य में आप देखिए, माई फ्रेंड एंजॉयड एट द पार्टी। इन द शब्द, इन शब्द वापरत नाही। पार्टी के पहले एट आएगा, नॉट इन द वेडिंग सेरेमनी, इन द बर्थडे सेरेमनी, इन द केक कटिंग सेरेमनी, ॲट बिफोर पार्टी। कुठलीही पार्टी असू द्या, रिफ्रेशर पार्टी असेल, अजून काय काय बर्थडे पार्टी असेल, ब्रेकअप झाल्याची पण पार्टी देतात आजकल लोग, ठीक है। एक एक मेरे दोस्त है, मेरे को बुलाया था उसने, उसका ब्रेकअप हो गया था, उसने पार्टी दिया था कि चलो मैं खाना खिलाता हूँ सबको। वेगवेगळे मानसिकतेची लोक असतात। कोई भी पार्टी, आई एम जस्ट टेलिंग यू, पार्टी अगर शब्द है तो एट आएगा, इन नहीं आएगा, अदरवाइज वो कॉमन एरर होगा। अब आप गाइस इन सेंटेंसेस को थोड़ा क्लोजली देखिए। ये जो यहाँ पे पहला और दूसरा सेंटेंस है, इनमें क्या है? केवल सब्जेक्ट और वर्ब है, ओनली सब्जेक्ट एंड वर्ब है। और सब्जेक्ट और वर्ब होने के बावजूद भी ये दोनों कैसे है? कंप्लीट सेंटेंस है। ये दोनों कैसे है? कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वाक्य में सब्जेक्ट भी यूज किया है, वर्ब भी यूज किया है, ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों में क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तीनों पार्ट हमने यहाँ पे यूज किया है। तो आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, ऑलमोस्ट ऑल इंग्लिश सेंटेंस मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। मतलब अगर आपको एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है तो क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। विदाउट सब्जेक्ट, विदाउट वर्ब, अ सेंटेन्स कॅनॉट बी सेड टू अ कंप्लीट सेंटेन्स। म्हणजे ऑब्जेक्ट असला काय आणि नसला काय फरक पडत नाही। पण मराठीमध्ये मात्र आपण काय करतो? पूर्ण वाक्य असेल तर आपण कर्म वापरतो, बट इट इज नॉट मॅन्डेटोरी इन इंग्लिश। कंपल्सरी आणि मॅन्डेटोरी या दोन शब्दात फरक आहे। कंपल्सरी म्हणजे पाहिजेच, पण मॅन्डेटोरी म्हणजे काय? कायद्याने एखादी गोष्ट सक्तीची केली असेल। मॅन्डेटोरी म्हणजे काय? ते नसलं तर काही काम पुढे होणार नाही। तर इथे मॅन्डेटोरीच आहे ना, ग्रामरच्या नियमानुसार ते मॅन्डेटोरी आहे। जर समजा तुम्ही वाक्यामध्ये सब्जेक्टच काढला तर जमेल का? नीड्स अ पेन, पण कोण, हू, व्हॉट माहित नाही ना आपल्याला। कंपल्सरी म्हणजे द स्पीकर थिंक्स दॅट इट इज इम्पॉर्टंट,
फॉर एक्झाम्पल कॅरिंग युअर पेन अँड नोटबुक इन द क्लास इज कंपल्सरी असं मला वाटतं. पण मॅन्डेटरी म्हटलं तर नियमानुसार आहे की नाही, आहे की नाही. फॉर एक्झाम्पल यू शुड कम टू द लेक्चर एट द टाइम एंड इट इज मैंडेटरी, मतलब रूल के अनुसार. और नॉर्मली है तो फिर मेरा ओपिनियन है, किसी का ओपिनियन है तो कंपलसरी शब्द आएगा. ठीक है, तो इन दो वाक्यों में क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट भी है. तो हमेशा ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट हो या मान लो हम कहते हैं क्या करते हैं, जरूरी नहीं कि उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब हो. सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वाक्य में. आया समझ में? ठीक है, ये थोड़ा नोट कर लोगे तो ठीक रहेगा आपके लिए. कर लिया आप लोगों ने? कुछ लोग थोड़ा नोट कर लेते जाइए, क्योंकि ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर बाद में मैं टाइम दे दूंगा 2 मिनट का. अच्छा, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूँ, आप थोड़ा मुझे आइडेंटिफाई करके बताइए कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है. ठीक है, चलिए मेरे साथ साथ लिख लीजिए आप. द पॉलिटिशियन, क्योंकि बेसिक के बाद पूरे लेक्चर्स हमारे पीपीटी के द्वारा होंगे, लिखने की ज़्यादा ज़रूरत, बेसिक में लिखना पड़ता है. द पॉलिटिशियन सपोर्टेड न्यू टैक्सेस. द मैकेनिक repaired the engine. Then the teacher cancelled the test. Then all birds have feathers. The earthquake destroyed the village. अच्छा, अब मुझे बताइए, पहला वाक्य हम लेते हैं, जस्ट 1 मिनट का टाइम ले लो, आइडेंटिफाई करके बताओ. ठीक है. द पॉलिटिशियन सपोर्टेड न्यू टैक्सेस. नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस? न्यू टैक्सेस इज द ऑब्जेक्ट. वर्ब क्या है? सपोर्टेड इज दी वर्ब, और द पॉलिटिशियन क्या है? सब्जेक्ट है. नाउ द मैकेनिक रिपेयर्ड द इंजन. सब्जेक्ट कौन सा है? द मैकेनिक सब्जेक्ट है, रिपेयर्ड क्या है? वर्ब, और द इंजन क्या है? ऑब्जेक्ट. द टीचर कैंसल्ड द टेस्ट. द टीचर सब्जेक्ट है, कैंसल्ड वर्ब है, और द टेस्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है. ऑल बर्ड्स हैव फेदर्स. ऑल बर्ड्स, बर्ड्स क्या है? सब्जेक्ट. हैव क्या है? वर्ब. फेदर्स क्या है? ऑब्जेक्ट. पंख ज्याला म्हणतो आपण, कोंबडीला पंख असतात का? कोंबडी बर्ड प्रजातीतलीच आहे, कोंबडी उडू शकते. छोटी उडी मारते बघा ती कधी कधी. ती छोटे छोटे पिल्ल आहेत, त्याच्या पिल्लाच्या जवळ तुम्ही जाण्याचा प्रयत्न केला की ती, एकदा कोंबडीने माझा तावा घेतला होता इथे गावाकडे, आहे की नाही. पकडणे गया था मैं, मदर आहे ना, प्रोटेक्टिव्ह असतं नेचरला. उडून असा तिने असा तावा घेतला होता, आहे की नाही. तेव्हा मला कळालं कोंबडीशी जास्त खेळायचं नाही, आहे की नाही. लहानपणी खोडकर असतो ना आपण, ते उडतं, ते पक्षी प्रजाती, जसं शहामृग ऑस्ट्रिच इज ए बर्ड. पण त्याचं काय झालं, इव्होल्युशनच्या काळात पंखांचा वापर कमी झाला, म्हणून ते काय फास्टेस्ट रनिंग बर्ड आहे, म्हणजे खूप जोराने ते धावू शकतं. ठीक आहे. तर पहा आता इथे परत ॲन अर्थक्वेक काय आहे वाक्याचा? सब्जेक्ट. डिस्ट्रॉइड वाक्याचा वर्ब, आणि द विलेज काय? ऑब्जेक्ट. समजा ॲन अर्थक्वेक डिस्ट्रॉइड, पाणी उद्ध्वस्त केलं, पण काय? द विलेज, गाव, अशा अर्थाने आपण ते वापरलेलं आहे. इज दिस क्लियर गाइस? आया समझ में यहाँ तक? ठीक है.
अब हमने वाक्य में देखा था, क्या देखा था, शी इज प्लेइंग क्रिकेट, एम, इज, आर, वॉज, वर असे आपण वापरतो, हॅव, हॅज, हॅड. यांना काय म्हणतात, यांना म्हणतात मित्रांनो ऑक्झिलियरी वर्ब. ऑक्झिलियरी वर्ब्स किंवा यांना ऑर मध्ये काय म्हटलं जातं, हेल्पिंग वर्ब्स. यांना ऑर मध्ये असिस्टिंग वर्ब पण म्हणतात आणि यांना सपोर्टिंग वर्ब पण म्हणतात. ऑक्झिलियरी वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज असिस्टिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब किंवा त्यांनाच आपण हेल्पिंग वर्ब सुद्धा म्हणू शकतो. हे काय करायचंय, लक्षात आपल्याला ठेवायचं है. अब ये जो ऑक्सिलियरी वर्ब्स है ना दोस्तों, इनके बेसिकली 3 प्रकार आते हैं. पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब, दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब और जो तीसरा होता है उसे हम कहते हैं सेमी मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब. प्राइमरी, मॉडल और सेमी मॉडल. ठीक है. प्राइमरी के भी 3 प्रकार होते हैं, बी, डू और हैव. बी, डू और हैव. अब बी के कौन कौन से प्रकार होते हैं, एम, इज, आर, वॉज, वर. ओके, इट इज नॉट वेअर. WEAR, वेअर. वेअर म्हणजे वेअर हाऊस, वेअर म्हणजे कपडे घालणे. वर, इट इज वर. वधूवर मराठीमध्ये लग्नाला लग्न पत्रिकेवर लिहून असतं ना, वधू आणि वर, तसं हे कसं आहे, वर. इट इज वर, नॉट वेअर. ओके. नंतर काय आहे, बी, बिन आणि बीइंग. बीइंग आपण परफेक्ट कंटिन्युअस आणि पॅसिव्ह वॉइस मध्ये वापरतो. डू चे कोणकोणते रूप असतील, डू, डज एंड डिड. डू और डज हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, डिड पास्ट टेंस में यूज होता है. और ये हैव है, हैव के कौन कौन से हैं, हैव, हैज और हैड. हैव, हैज, हैड, ये क्या होते हैं, इनके 3 अलग अलग क्या है, प्रकार होते हैं. ठीक है. हैव, हैज और हैड, ऐसे 3 क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं. ठीक है. वही गाइस मॉडल अगर हम देखेंगे तो मॉडल में कौन कौन से होते हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट. ओके, मे, माइट, मस्ट. उसके बाद में विल, वुड. और सेमी मॉडल कौन कौन से होते हैं, कोई आइडिया है आपको, डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट आर सेमी मॉडल. सेमी मॉडल कौन कौन से है, कोई जानकारी है. सेमी मॉडल में होता है दोस्तों, पहला होता है कि हैड बेटर, फिर आता है ऑट टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, और फिर आता है यूज टू. क्या आता है, यूज टू. हैड बेटर, ऑट टू, नीड नॉट, डेयर नॉट एंड यूज टू. ये क्या होते हैं, अलग अलग सेमी मॉडल्स होते हैं. ये होते हैं मॉडल्स. आया समझ में. मॉडल्स आर क्लासिफाइड इनटू, एक्चुअली ऑक्सिलियरी वर्ब के 3 प्रकार है, प्राइमरी, मॉडल और सेमी मॉडल. प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब में बी, टू एंड हैव. बी में कौन कौन से आएंगे, ज्याला आपण टू बी ची रूप असं म्हणतो, एम, इज, आर. एम, इज, आर प्रेझेंट टेन्स मध्ये वापरतो, वॉज, वर पास्ट टेन्स मध्ये. बी आपण वापरतो पॅसिव्ह वॉइस मध्ये. फॉर एक्झाम्पल, आय कॅन ड्राइव्ह अ कार, अ कार कॅन बी ड्रिव्हन बाय मी. ओके. ही कॅन पास दी एक्झाम, ही द एक्झाम कॅन बी पास्ड बाय हिम, अशा अर्थाने आपण ते वापरतो. ठीक आहे. चला, त्याच्यानंतर मॉडल्स मध्ये कॅन, कुड, शॅल, शुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड. आणि सेमी मॉडल मध्ये हैड बेटर, ऑट टू, नीड नॉट, डेयर नॉट एंड यूज टू. दीज आर दी गाइस, ये क्या है, ये सेमी मॉडल है. क्या है, सेमी मॉडल. आया समझ में, गॉट इट अंडरस्टूड. ये आपको समझना है यहाँ तक, ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है. कुछ चीज़ें नोट करती है, ये मैं जानबूझ के आपको विदाउट पीपीटी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमें लिखना होता है ना यहाँ पे, तो इसीलिए बेसिक में ज़्यादातर हमारा लिखाई पढ़ाई ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद में हम एक एक पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे. ग्रामर बहुत सिंपल है दोस्तों. बहुत सारे लोग बहुत डरते हैं, मुझे पता नहीं क्यों डरते हैं, लेकिन आपको ना कॉन्सेप्ट को समझना है और टीचर के साथ साथ पढ़ना है. मतलब मान लो अब मैंने आपको नाउन पढ़ा दिया है, नाउन के एरर पढ़ा दिए,
उसको समझना है, उसके रूल्स को समझना है, जहाँ भी आपको कोई डिफिकल्टी आती है मुझे पूछना है, और फिर थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप थोड़ा थोड़ा ऐसे करोगे ना तो 1.5-2 महीने में देखिए आपका जो डर है ग्रामर के प्रति वो दूर हो जाएगा। और कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ग्रामर तो है ही, चाहे आप चपरासी का एग्जाम क्यों ना दे दो उसमें भी आपको ग्रामर पढ़ना है। इसीलिए आप अगर अच्छे प्रिपेयर करोगे ना तो लाइफ टाइम आपको ये काम में आएगा। मान लो बहुत से लोग प्राइवेट में जाके काम करते हैं एमबीए के बाद, वहाँ भी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, कम्युनिकेशन स्किल का टेस्ट है। गवर्नमेंट में भी इंटरनल प्रमोशन के लिए भी आपको एग्जाम देना है ना। अब मान लो किसी डेप्यूटी कलेक्टर को अगर कलेक्टर बनना है प्रमोशन के लिए तो वहाँ पे भी एग्जाम्स होता है। तो ये नॉलेज आपको वहाँ पे हेल्पफुल होगा। दोस्तों आया समझ में यहाँ तक? ये देखा हमने सेंटेंस के पार्ट क्या होते हैं और कैसा उसका भाग है। तो सेकंड लेक्चर जो है आज का वो मैं ही कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि आपके जो सर है उनका कोई एग्जाम है रीजनिंग वाला, उन्होंने मुझे अलग बोला कि सर आप ही कंटिन्यू करो, उनका कोई एग्जाम होने के कारण मैं ही कंटिन्यू करूंगा। आप लोग एक 2 मिनट का ब्रेक ले लो, पानी वानी पी लो, फिर हम एडवांस पार्ट जो है हमारा ग्रामर का शुरू करते हैं। अब हम अल्फाबेट, वॉवल, कॉन्सोनेंट, फिर सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये पार्ट सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यू कैन हैव 2-3 मिनट्स ब्रेक, ठीक है? अब ब्रेक ले लो, पानी वानी पी के वापस आ जाइए यहाँ पे। ओके, हो गए सब लोग, फ्रेश हो गए? ओके, so once again I welcome you all in the second session. As I instructed you that the lecture for reasoning will not be held today due to certain unavoidable circumstances. Hence I am shouldering the responsibility of teaching you the English grammar in continuation with our first lecture. ओके, तो हमने पहले लेक्चर में सेंटेंसेस के एनालिसिस को देखा है। तो एक बार एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमको आगे बढ़ने में आसानी हो जाए। हमने देखा कि सेंटेंस में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज बेसिकली अ वर्ड विच डज अ पर्टिकुलर एक्शन इन अ सेंटेंस। वाक्य में किसी एक्शन को परफॉर्म करने वाला जो वर्ड है उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। या कभी कभार हम सब्जेक्ट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एन एक्शन डूइंग वर्ड, वाक्यामध्ये कृती करणारा शब्द। और पूरा जो सेंटेंस है वो किसके बारे में बोला जाता है? सब्जेक्ट के बारे में ही बोला जाता है। द होल सेंटेंस इज बीइंग स्पोकन अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है? उसके बाद में देखा हमने कि हम अलग अलग सब्जेक्ट को सेंटेंसेस में यूज करते हैं। व्हाट आर दोज डिफरेंट सब्जेक्ट्स? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नाउन है। तो ही मेल जेंडर के लिए यूज होता है, शी इज यूज फॉर फीमेल जेंडर, it is used for neuter gender or lifeless thing. Sometimes it is used for animals when the gender is unknown to you. It is an elephant. अब वो एलिफेंट मेल है कि फीमेल है, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। उसके बाद में हमने सब्जेक्ट और उनका यूसेज कैसे होता है वो देखा। फिर उसके बाद में हमने देखा कि वर्ब क्या होता है। बेसिकली व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज अ वर्ड which shows an action in a sentence. वाक्य में कृति दिखाने वाला शब्द क्या होता है? वर्ब होता है। वर्ब का फॉर्म्स जो है अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड सब्जेक्ट चेंज होता है। मतलब आपका टेंस प्रेजेंट टेंस में अलग फॉर्म है, वही आप पास्ट में जाओगे तो अलग है, फ्यूचर में जाओगे तो अलग है। तो वर्ब के टोटल कितने फॉर्म्स होते हैं? देयर आर 6 फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब्स। कौन कौन से फॉर्म्स बताए थे मैंने आपको? वर्ब के 6 फॉर्म कौन कौन से थे? हमने देखा था 6 फॉर्म से। कौन कौन से? प्रेजेंट फॉर्म विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इंफिनिटिव एंड जेरंड। अब जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों के फॉर्म सेम है, उनके फॉर्म्स में कोई बदलाव नहीं है। बट gerund is although a form of the verb, but it is not used as a verb in the sentence. It is rather used as a noun or a subject in a sentence. ये आपको ध्यान रखना है। इन्फिनेटिव कैसे आप तैयार करोगे? वर्ब का पहला फॉर्म ले लेना है, पहले फॉर्म के पहले अगर आपने टू प्रेफिक्स लगा दिया तो क्या तैयार हो जाता है? इन्फिनेटिव तैयार हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना होता है। सो इन्फिनेटिव, हाउ डू यू मेक इट? Just take the base form of the verb and add two prefix before it. It turns out to be the infinitive form of the verb. ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमने देखा रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं बताइए आप लोग? What do you mean by a regular verb? Very good. The verb which takes ed for its past and past participle form.
म्हणजे एखाद्या क्रियापदाच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या रूपासाठी जर ईडी प्रत्यय वापरावा लागत असेल त्याला आपण काय म्हणतो, रेग्युलर वर्ब्स. व्हाट अबाउट इरेग्युलर वर्ब्स? इरेग्युलर वर्ब्स कशाला म्हणतो आपण, जिस वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म के लिए, मतलब पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल के लिए आपको ईडी लगाने की जरूरत नहीं, उसे हम क्या कहेंगे, कहेंगे इरेग्युलर. और कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं वो रेगुलर भी है, इरेग्युलर. इसका नोट्स में कल आप लोगों को दूंगा तो आपको सारा वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स क्लास में देखना हमारे लिए ड्यू टू द आई मीन से टाइम थोड़ा कंस्ट्रेंट होने के कारण हम वो नहीं देखेंगे. ठीक है. उसके बाद में हमने देखा कि कुछ रेगुलर है, इरेगुलर है. फॉर एग्जाम्पल लर्न, 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 लर्निंग, इरेगुलर फॉर्म है, यहाँ पे ईडी नहीं लगा. और यहाँ पे लर्न, लर्नेड, लर्नेड और लर्निंग, तो यहाँ पे अगर ईडी लगता है तो ये क्या है, रेगुलर है. ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है. ठीक है. उसके बाद में जेरन का यूसेज डिस्कस किया. ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्शन रिसीविंग वर्ड है. सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है, वर्ब एक्शन को दिखाता है और ऑब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है, इसीलिए हम उसको एक्शन रिसीविंग वर्ड कहते हैं. ये ध्यान रखना है आपको. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. नाउ पर हमने देखा कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है. ऑक्सिलरी वर्ब, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेल्पिंग वर्ब, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सपोर्टिंग वर्ब, ऑल्सो कॉल्ड assisting verb. Auxiliary verbs are divided into three subtypes. Primary auxiliary verbs, modal और semi modal. Primary के और तीन टाइप्स है, be, do and have. तो do के do, does, did. do और does प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, did पास्ट टेंस में. have कहाँ पे यूज होता है, have, has, had. have और has प्रेजेंट में, had पास्ट टेंस में यूज होता है. वही be के फॉर्म्स कौन कौन से, am, is, are, was, were, not were. वधू आणि वर, तसा वर. नंतर काय बी, बीन और बी, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों. चलिए अब आगे बढ़ते, उसका एडवांस पार्ट जो है थोड़ा सा हमें वो देखना है. नाउ लेट अस डिस्कस द एडवांस पार्ट. अब हम एक एक पार्ट देखते हैं. पहला हम देखते हैं अल्फाबेट क्या है. ओके, अल्फाबेट क्या है, तो आप बता सकते हो मुझे, अल्फाबेट क्या होते हैं ये अल्फाबेट. व्हाट डू यू मीन बाय अल्फाबेट. कितने अल्फाबेट होते, त्याला मूळाक्षर म्हणतो आपण मराठीमध्ये. वर्णमाला, वर्णमाला आहे ना मराठीमध्ये, कोणकोणती, अ आई, मग त्याच्यानंतर क ख गण आहे की नाही, येतं का मराठीतलं, का विसरले सगळे. बरेच मुलं विसरून जातात, कदाचित माझंही बोलताना चुकून जाईल, शाळेत शिकलो त्यानंतर कधी गरज नहीं पडली त्याची. ठीक है. मुझे तो मराठी ग्रामर पढ़ने का कभी मतलब अवसर नहीं मिला, बट आता है मुझे, मैंने पर्सनल स्टडी की, बट किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कभी करने की कोई नौबत मुझ पे नहीं आई. ठीक है. तो अल्फाबेट है कि जिस एग्जाम का मैं प्रिपरेशन करता हूँ वहाँ पे ग्रामर या ये सारी चीज़ें होती ही नहीं है, हमको खाली ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है. मेंस में तो ये झंझट का कोई काम ही नहीं होता है. चलिए अब अल्फाबेट की अगर हम बात करेंगे तो अल्फाबेट कितने हैं टोटल, टोटल 26 अल्फाबेट है दोस्तों. अल्फाबेट की शुरुआत होती है ए से और एंड कहाँ पे होता है, जेड तक. अब मैं ये पूरा अल्फाबेट लिखूंगा नहीं यहाँ पे, अदरवाइज इट साउंड जैसे हम नर्सरी में बैठे हैं और सीख रहे हैं एबीसीडी. तो अल्फाबेट शुरू होता है ए से लेके जेड तक एक्चुअली. अब ए से जेड तक के अल्फ़ाबेट के बारे में अगर हम सोचेंगे तो ये 26 लेटर्स है. ठीक है, 26 सिंबल्स है एक्चुअली. तो 26 जो सिंबल है इनको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं. अभी अल्फ़ाबेट के भी दो क्लासेस आते हैं या दो टाइप्स हम जिसे कह सकते हैं. एक जो क्लास होता है उसे कहते हैं वॉवल. क्या कहते हैं, वॉवल, त्याला आपण म्हणतो स्वर. और दूसरा जो है उसे कहते हैं कॉन्सोनंट. कॉन्सोनंटचा मराठीत अर्थ काय होतो, व्यंजन. तसं आता मराठीमध्ये स्वर कोणकोणते आहेत, अ, आ, ई, ई. आता पहा याचा उच्चार करताना पण तुम्ही लोक गडबड करता. इंग्लिश में भी वही है, उसी को वॉइस एंड ॲक्सेंट कहा जाता है. तर आपल्याला जर म्हटलं एखाद्याला अ आई म्हण, अ आई ऊ असं म्हणून तो मोकळा होतो. पण समजा आता तुम्ही उदाहरण घ्या, एक आहे ई, ठीक आहे, आणि एक आहे ई, एक आहे ऊ आणि दुसरा आहे ऊ. त्याला कोणी वाचून दाखवेल का मला. कसं वाचशील बाळा याला, ई, हां, थोडासा त्याचा स्ट्रेस जास्त असतो. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल ई, ई, ऊ, ऊ, तसंच इंग्लिशमध्ये असतं. इंग्लिशमध्ये जो आय आहे, आय, आय हा त्याचा आहे शॉर्ट वावल. फॉर एक्झाम्पल मी समजा शब्द घेतला इथे सिट, तर मी काय म्हणणार, सिट डाऊन, सिट. लांबवतो का मी त्याला, सिट, ओके ना, सिट डाऊन शॉर्टमध्ये. पण समजा मी जर समजा इथे ई घेतलं तर ई,
ई हा लॉंग आहे. फॉर एक्झाम्पल SEAT, आता ई आणि ए हे दोन्ही वॉवल एकत्र आले. ओके, तर म्हणजे एक्सक्यूज मी सर, कॅन आय हॅव अ सीट हिअर. ओके, आपण म्हणतो ओ ओ द सीट इज रिझर्वड. ते सीट असा शब्द केला. सीट म्हटलं का, सीट म्हटलं की SIT आणि SCAT सीट. इथे काय केलं आपण, त्याला लांबवलंय. तसे शॉर्ट आणि लॉंग मराठीमध्ये पण आहे, तसंच इंग्लिशमध्ये पण आहे. फॉर एक्झाम्पल ऊ ऊ, ई ई या अर्थाने अपन वापरतो. ये क्या है दोस्तों, ये मराठी में आपको जैसा दिखेगा कि ये वॉवल्स है. वैसे ही इंग्लिश में अगर हम देखेंगे वॉवल्स कितने हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में 5 वॉवल्स है. अच्छा, आपको लगेगा सर ये वॉवल्स की क्या आवश्यकता है, तो अगर आपको वॉवल और कॉन्सोनेंट का डिफरेंस नहीं पता है, आर्टिकल्स में आपकी पूरी वाट लग सकती है. मतलब आर्टिकल्स का करेक्ट यूसेज एडवांस लेवल पे, if you wanna understand the usage of articles at an advanced level, you must also understand to segregate the vowel sound and consonant sound starting within a word. Only then you will be able to use articles effectively, otherwise you are bound to make mistakes. ठीक है, अब देखिए कितने vowels है हमारे पास नॉर्मली, A, E, I, O एंड U. ये 5 क्या है हमारे पास, वॉवल्स है दोस्तों. वही 5 को छोड़ के बाकी जो बचे हैं 21, ये क्या है, कॉन्सोनेंट्स है. तो देयर आर 5 वॉवल्स इन इंग्लिश एंड 21 कॉन्सोनेंट्स. कितनी कॉन्सोनेंट्स है, 21, और वॉवल्स कितने हैं हमारे पास, 5 वॉवल्स है. ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों यहाँ पे. अब देखिए ये है वॉवल्स. नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, अल्फाबेट मधल्या 26 सिंबल्स पैकी मी फक्त 5च वॉवल्स निवडले. या जे लिंग्विस्ट किंवा ग्रामॅरियन है उन्होंने 5 ही यहाँ पे चुने हैं. यार बी ये वॉवल नहीं है, सी इज नॉट अ वॉवल, इनफैक्ट डी इज नॉट अ वॉवल, एफ इज नॉट अ वॉवल, बट ए इज अ वॉवल, ई इज अ वॉवल, AEIOU यांनाच आपण वॉवल का म्हणतो बरं. हे काय पंतप्रधानांच्या जवळचे आहेत का. तर मला एक गोष्ट सांग, आता ठीक है, मुझे एक एक बात बताइए कि इंग्लिश हे इंटरनॅशनल लँग्वेज आहे, इस्रायल में हिब्रू बोली जाती है मग तिकडे काय हिब्रूच्या भाषेत. हा, तुमचं उत्तर बरोबर आहे. यू आर ट्राइंग टू टेल मी द करेक्ट आन्सर. मी तुमचं उत्तर चुकलं असं अजिबात म्हणत नाहीये. फक्त मी एवढंच म्हणतोय की मराठी फक्त महाराष्ट्रापुरती मर्यादित आहे, इंग्लिश तर जगभर चालल्या जाते ना. तर आपल्या भाषेचा त्या भाषेशी संबंध नाही. इनफॅक्ट आपल्या भाषेपेक्षा ती जुनी आहे. म्हणजे आपली जी मराठी जेवढी जुनी आहे ना, त्यापेक्षा इंग्रजी जास्त जुनी आहे. हे लक्षात ठेवलं पाहिजे आपण, आहे की नाही. दॅट इज वाय इट इज इंटरनॅशनल लँग्वेज. आणि फ्लेक्झिबल आहे ना, लोकांना ती शिकण्यास सोपी नसती. हॅड इट बीन अ डिफिकल्ट लँग्वेज, नोबडी वुड हॅव लर्नड इट. जर ते अवघड भाषा असती तर लोक शिकले असते का, जगभरात ते पोहोचलं असतं का. जगात एकमेव भाषा आहे इंग्लिश. तुम्ही कुठेही जा, आप लोग व्लॉग वगैरे देखते हो, व्लॉग मी पण कधी कधी पावल्या वेळात, म्हणजे मोस्टली वेन आय ट्रॅव्हल आय 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 वॉच व्लॉग. काही काही चांगले लोक आहेत, इंडो ट्रेकर म्हणून आहे, एक विष्णू, एक सायकल बाबा म्हणून आहे. तो सायकलनी 300-350 देश फिरलाय बिचारा, अजून रात रात सायकल बाबा. तर मी ते बारकाईने पाहतो. तो वो लोग इंग्लिश ठीक ठाक येतं, काय फ्लुएंट येत नाही. वो काम चाहता, झांबिया में जाइए, कहाँ पे वो तिकडे युगांडा, रवांडा, कुठल्याही देशामध्ये जा, इंग्लिश आपको आती है, आप क्या कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो. इंग्लिश कंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं. आप यूरोपियन कंट्रीज में चले जाइए, अमेरिकन कंट्रीज में चले जाइए, इवन इफ यू गो टू नॉर्थ अटलांटिकच्या पलीकडच्या बाजूला आयलँड्समध्ये गेलात, साऊथ आफ्रिकेतल्या बऱ्याचशा देशात इंग्लिश चालतं. म्हणजे जिथे इंग्लिश चालत नाही तिथेही तुम्ही सर्वाइव्ह. अफगाणिस्तानमध्ये जा तुम्ही, अफगाणिस्तानात जा, तुम्हाला हिंदी इंग्लिश, हिंदी जरी नसेल कळत, इंग्लिश तिकडच्या पण अभ्यासक्रमात आहेत ना. तो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे आपको कि इन्होंने जो बताया बिल्कुल सही बताया, सिर्फ मराठीला त्याच्याशी जोडू नका, आहे की नाही. तर त्याचं कारण असं आहे की तुम्ही ए या शब्दाचा उच्चार करून बघा. डू इट विथ मी. ए, रिपीट आफ्टर मी. ए, ई, आय, ओ, यू. तुमचा माउथ ऑर्गन एकमेकाला कुठे टच होत आहेत का बरं, जीभ कुठे टच होतीये का. फॉर एक्झाम्पल ए, खालची जीभ वर उचलल्या जाते, पण टाळूला टच होतीये का. आपके ऊपर के सॉफ्ट पैलेट को स्पर्श नहीं करती है. ई, ई, ओठ असे मागे जातात, गरम हवा बाहेर. ई, यू, यू, जीभ वर जाऊन खाली येते, टच होतोय का नाही. म्हणजे हे जे वॉवल असतात
इनका जो प्रोनाउन्सिएशन आहे वो इंडिपेंडेंट आहे. म्हणजे ए मध्ये दुसऱ्या ए चा उच्चार करण्यासाठी आपको किसी और सिंबल की जरूरत है ही नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल आप ए, इंडिपेंडेंट प्रोनाउंसिएशन है. तो जिन सिंबल्स का प्रोनाउंसिएशन, जिन सिंबल्स का साउंड ध्वनि ये इंडिपेंडेंट है, दे नाइदर नीड एनी वॉवल नॉर नीड एनी कॉन्सोनेंट फॉर देयर प्रोनाउंसिएशन. दॅट इज वाय दे आर सेड टू बी वॉवल. म्हणजे ज्या सिंबलचा उच्चार हा स्वतंत्र आहे, इंडिपेंडेंट आहे, त्यांना आपण काय म्हणतो, वॉवल असं म्हणतो. ये आपको ध्यान रखना है. वहीं आप कॉन्सोनेंट की बात कीजिए. मान लो मैं लेता हूं यहाँ पे बी. तुम्ही बी चा उच्चार करा, पी. म्हणजे बी च्या शेवटी काय मिक्स करावा लागतो, ई मिक्स करावा लागतोय. फॉर एक्झाम्पल बी प्लस ई हे जर तुम्ही मिक्स केलं तर बी. आता अजून घ्या एफ. एफ एफ मध्ये तुम्ही ए प्लस एफ घेतलं, मग इथे काय तयार झालं, एफ. एफ एफ बरोबर आहे. समजा एम. एम एम मध्ये काय केलं, ए प्लस यम, मग काय तयार झालं, एम तयार झालं. ठीक आहे. नंतर घेऊ आपण वाय. वाय वाय ए शेवटी टाकतो आपण का, एक्स. एक्स एक्स ए प्लस एक्स काय तयार झालं, एक्स तयार झालं. बरोबर आहे की नाही. हे जे आपण एक्स लिहितो ना, एक्स प्राईम मिनिस्टर, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स फ्रेंड, एक्स मिनिस्टर, एक्स एमएलए, एक्स यातला कसा आहे, ई हा सायलेंट आहे. एक्स म्हणतो का आपण त्याला, नाही आहे की नाही. तिकडे तुम्ही बिहार यूपी मध्ये वगैरह गेलात तो वहाँ का जो मदर टंग इन्फ्लुएंस है भोजपुरी का या हिंदी का वो आपको दिखेगा. ते स्टेशनला ई स्टेशन म्हणतात. कहाँ जा रहे हो, ई स्टेशन से जाके आ रहे हो, आहे की नाही. ते मदर टंग इन्फ्लुएन्स असतं, मातृभाषेचा प्रभाव येतो त्याच्यावरती. तर याच्यामध्ये काय होतं, कॉन्सोनंट जो आहे, अनलेस यू मिक्स वॉवल इनटू देम दे कॅनॉट बी प्रोनाउन्स्ड. जोपर्यंत त्यांच्यामध्ये तुम्ही वॉवल स्वर ऍड करत नाही तोपर्यंत त्यांचा उच्चार स्वतंत्ररित्या केला जाऊ शकत नाही. दैट इज व्हाई हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको कॉन्सोनेंट का नाम देते हैं. तो 26 आउट ऑफ 26 those symbols which have an independent pronunciation are known as वॉवल. और जिनका प्रोनाउंसिएशन विदाउट वॉवल पॉसिबल नहीं है, और जब तक आप उनमें वॉवल मिक्स नहीं करेंगे तब तक उनका प्रोनाउंसिएशन पॉसिबल नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स. क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट्स. इज दिस क्लियर गाइस, आया सबके समझ में. ये बात आपको यहाँ पे समझनी है. ठीक है, आपको पता होगा ये, अगर नहीं पता है तो आप नोट भी कर सकते हो. सिर्फ आपको जानकारी के लिए हमने ये बताया. अच्छा, अब हमने देखा ये अल्फाबेट के बारे में. अल्फाबेट का गाइस कोई भी सिंबल मतलब चिन्ह जब आप उसको लिखते हो किसी पेज या पेपर पे, मतलब आपने पेज पे, पेपर पे या कहीं उसे लिख दिया, तो हम उसे अक्षर कहते हैं. अक्षर म्हणजे काय, की वर्णमालेतील चिन्ह जर तुम्ही कागदावरती लिहून काढला तर त्याला अक्षर म्हणतो, आणि तेच तुम्ही तोंडावाटे त्याचा उच्चार केला त्याला ध्वनी असं म्हणतो. तो ध्यान रखना है. अल्फाबेट व्हेन इट इज रिटन ऑन अ पेपर इट इज नोन एज अ लेटर, and alphabet when it is pronounced it is known as a sound किंवा ध्वनी. म्हणजे त्याचा मुखावाटे उच्चार केला तर साऊंड आहे, आणि कागदावर लिहून काढला तर त्याला काय म्हणतात, लेटर म्हणतात. तर लक्षात ठेवायचं, साऊंड म्हणजे काय, उच्चार केला तर साऊंड, आणि अल्फाबेटला आपण लिहून काढलं तर त्याला काय म्हणतात, लेटर. क्या कहते हैं उसे, लेटर कहते हैं. आला का लक्षामध्ये. इज दिस क्लियर गाइस. चल आई गो फॉरवर्ड, पुढच्या टॉपिकला जायचं. चलिए अब देखिए गाइस, मुझे अभी क्या तैयार करना है, वर्ड. नाउ आई वुड लाइक टू मेक ए वर्ड. मला एक शब्द तैयार करायचा. अब मैं किसी भी शब्द को कैसे तैयार कर सकता हूँ, मेरे पास अल्फाबेट में 26 सिंबल है. आता मला एक शब्द तैयार करायचा आहे. फॉर एक्झाम्पल समजा मला आता शब्द तैयार करायचा आहे अमोनिया. तर मी काय काय करायला पाहिजे आता, अमोनिया हा एक शब्द आहे. तो शब्द तैयार करण्यासाठी मी वेगवेगळे अल्फाबेट एकत्र लिहितो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अमोनिया, अमोनिया. ठीक है, अमोनिया. तो इथे काय झाला, ए हा एक अल्फाबेट आहे, एम एम डबल घेतलं. ठीक आहे, आता याला वाचण्याची पण पद्धत आहे. अमेरिकन इंग्लिश मध्ये डबल ट्रिपल असं कधी म्हणत नाही. ठीक आहे, जसं तुम्हाला एक उदाहरण देतो मी. समजा हा एक नंबर आहे समजा. ठीक आहे, एक काल्पनिक नंबर लिहिलाय मी. आता मी याला वाचताना ब्रिटिश इंग्लिश मध्ये आपण कसं म्हणतो की इंडियन इंग्लिश मध्ये, इंडिया वी फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश. 99237455
576 किंवा 55 म्हणतो ना आपण सरळ, समजा नंबर सांगायचा आपण काय म्हणतो, ओके नोट डाउन करा, 9923745576, ये ब्रिटिश इंग्लिश की स्टाइल है। और इंडिया में हम क्या करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश। वहीं अमेरिकन इंग्लिश में गाइस डबल और ट्रिपल नहीं कहा जाएगा, चाहे आप स्पेलिंग या नंबर्स को पढ़ो, वहां पे एक एक वर्ड या स्पेलिंग को इंडिपेंडेंटली बताया जाएगा। जैसे कि 9923745576 आया आपके समझ में। तर हे डबल ट्रिपलची जे कॉन्सेप्ट आहे ते ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये आहे, आणि प्रत्येक इंडिपेंडंट लेटरचं प्रोनाउन्सिएशनची कॉन्सेप्ट कुठे आहे, अमेरिकन इंग्लिशमध्ये आहे। इज दिस क्लिअर? ते कन्फ्यूज कधी व्हायचं नाही। बऱ्याचदा तुम्ही वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या कॉल सेंटरशी जेव्हा बोलता तेव्हा ते माहिती देताना या पद्धतीनं देतात, तर असं नका समजू की सर त्यांचं काहीतरी चुकतंय, आपलं काहीतरी चुकतंय। इट इज जस्ट अ मॅटर ऑफ स्टाईल। काय आहे, स्टाईल आहे, स्टाईल। फक्त अमेरिकन इंग्लिशची स्टाईल वेगळी आहे, ब्रिटिश इंग्लिशची स्टाईल थोडी वेगळी आहे। तुम्ही डोनाल्ड ट्रम्प जे आहे ना, ट्रम्प तात्याचं तुम्ही भाषण ऐका, आणि किम स्टार्मर हे आता ब्रिटनचे पंतप्रधान आहे, त्यांचं स्पीच तुम्ही ऐका, दोघांच्या स्पीचमध्ये तुम्हाला फरक दिसेल। आप हॉलीवुड मूवी जो है, आप ब्रिटन वाला यूरोप वाला देखो उसकी एक्सेंट, और अमेरिकन है उसकी एक्सेंट, दोनों अमेरिकन लोग थोड़ा स्ट्रेट का, फॉर एग्जांपल ब्रिटिश मध्ये आई एम सॉरी नॉर्मली म्हणतात, ब्रिटिश अमेरिकन सॉरी ते काय करतात, ब्रिटिश मध्ये थँक्यू, अमेरिकन थँक्यू ते काय करतात, स्ट्रेस करतात, एखाद्या गोष्टीला ते दिसतात। फॉर एक्झाम्पल आय वॉन्ट दिस टू बी डन इमिडिएटली, ते ब्रिटिश मध्ये, आणि अमेरिकन मध्ये आय वॉन्ट दिस टू बी डन इमिडिएटली, ते काय करतात, त्याला स्ट्रेस करतात, म्हणजे तोंडावरती त्यांचा जोर जो आहे ना तो थोडासा जास्त असतो। एनिवे, तर आता अमोनिया हा एक शब्द तयार झाला। सो व्हॉट इज वर्ड? शब्द म्हणजे काय, अल्फाबेटचं कॉम्बिनेशन आहे। तर शब्द म्हणजे काय म्हणू शकतो आपण, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, वेगवेगळ्या अल्फाबेटचा जर मी कॉम्बिनेशन केलं तर काय तयार होईल, वर्ड तयार होईल, शब्द। शब्द वर्ड म्हणजे काय, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट। अब गाइस ये एक वर्ड है यहाँ पे, अच्छा मैंने अगर अब अलग अलग वर्ड का ही कॉम्बिनेशन कर दिया तो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ अमोनिया इज ए फॉर्मलेस odorless gas, अमोनिया इज ए फॉर्मलेस अँड ओडरलेस गॅस। अमोनियाला काही विशिष्ट वायू असतो का, त्याला स्वतःचा वायू नाही, H2S गॅस पास केला की त्याला खडक्या अंड्यासारखा वास येतो, ठीक आहे, फॉर्मलेस। आता हे काय झालं इथे, अमोनिया हा एक वर्ड झाला, इज ये भी एक वर्ड है, फॉर्मलेस ये भी एक वर्ड है, ओडरलेस ये भी एक वर्ड है। ओडरलेस म्हणजे सुगंधहीन, त्याला सुगंध नसतो। तुम्हाला कधी एक प्रश्न पडला असेल, जनरली इन्व्हेस्टिगेशन स्क्वॉड मध्ये डॉग्स वापरतात, माणसं का नहीं वापरत, कशाची, मेल, ठीक। अब गाइस देखिए डॉग जो है ना, वैसे डॉग भी एक मैमल्स है, तो हमारा हार्ट, डॉग का हार्ट सेम है, हमारी किडनी उसकी किडनी जो है लगभग सेम है। मैमल्स और ह्यूमन के बॉडी में ज़्यादातर डिफरेंस नहीं पाया जाता, सिर्फ ऑर्गन के साइज में डिफरेंस होता है, बाकी सेम होता है, ठीक है। अगर आप मान लो कोई लॉयन है, लॉयन का आपने कभी पोस्टमार्टम उनका इंटरनल बॉडी ऑर्गन देखा है, नहीं देखा। My brother is a veterinary officer at Kathrat Zoological Garden. Many a times I go there and watch पोस्टमार्टम्स वगैरह, कभी कभार मैं देखता हूँ, या फिर वो फोटो वोटो दिखाता है कभी मुझे। तो जब उनका डेथ होता है तो वो वाइल्ड लाइफ का मैटर होता है ना, उनका पोस्टमार्टम करना होता है। पोस्टमार्टम करते समय हर एक ऑर्गन को बाहर निकालना पड़ेगा आपको, जैसा आपने किडनी को निकाला है, हार्ट को निकाला है, सब ऑर्गन निकाल के आइडेंटिफाई करना है कि ये मरा है तो क्यों मरा है, कॉज ऑफ डेथ उसका रिपोर्ट करना है। तो वैसे ह्यूमन बॉडी का है, तो ह्यूमन बॉडी का पोस्टमार्टम करते समय तो पूरे बॉडी के पार्ट को नहीं निकालते, कुछ गिने चुने ऑर्गन जो है उसी को वो निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब मान लो किसी का गला दब के उसका मृत्यु हुआ है तो यहाँ के टिश्यू निकालते हैं। मान लो किसी को पॉइजन वाइजन दिया तो जनरली डाइजेस्टिव सिस्टम के जो कुछ ऑर्गन है उनको निकालने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली पॉइजन केस वगैरह जो है, सुसाइड केस है, वहाँ पे पोस्टमार्टम करने के चांसेस ज़्यादा है। उसका उसका कारण यही होता है की हा माणूस मेला कशाने, त्याचं नेमकं कॉज ऑफ डेथ जे आहे ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं। एक अरमान मिस्त्री नावाची एक वेब सिरीज आहे जिओ हॉटस्टारला, ॲक्च्युली ते एका ब्रिटिश वेब सीरीज की कॉपी है, तो अगर आप देखोगे तो, हाँ मैं कल आपको एक नाम बताते बताते भूल गया था, मैं कल बोल रहा था ना आपको स्टैंडर्ड इंग्लिश सीखने के लिए नोटबुक लेके बैठना वगैरह, कुछ मैं रेफरेंस दे रहा था, उसका नाम अभी मुझे क्लिक हो गया, उसका नाम है द मेंटलिस्ट। 16-17 सीजन है उसके, अमेजॉन प्राइम पे।
इफ एनीबडी वांट्स टू लर्न फ्लुएंट इंग्लिश, आप द मेंटालिस्ट का एक एपिसोड देखते जाइए, और वो एपिसोड देखते समय कागज और पेन, अपनी डायरी और पेन साथ लेके बैठना है, स्पेसिफिकली यू, बिकॉज यू आर स्टडिंग फॉर हायर एग्जाम्स, तो आपको पढ़ना है। उसमें आपको एक एक सीरीज में, मतलब मुझे तो शुरू शुरू में जब मैंने 8-10 एपिसोड देखे, तो पहले एपिसोड में मुझे कुछ आई थिंक 40-46 वर्ड नए मिले, स्लैंग्स ज़्यादातर अमेरिकन, और बाद में फिर धीरे धीरे वही शब्द रिपीट होने लगे। तो अभी भी 10-15 तो मिल ही जाते हैं नया, और बहुत सारे ईडियम्स भी मिलते हैं। तो आप अगर एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए भी, उसमें क्या है, एक हीरो है, तो अलग अलग इन्व्हेस्टिगेशन केस को सुलझा देता है, मतलब मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है। म्हणजे एक घर आहे, त्या घरात आग लागलेली आहे, आगीत ते लोक होरपळले, तर शोध लावायचं, ते कॅलिफोर्निया इन्व्हेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID मध्ये 5-6 लोकांची टीम आहे, ते येतात आणि इन्व्हेस्टिगेट करतात, तर आग घर में किसने लगाई है, इसको पूछो उसको पूछो ये करो, याचा कॉमन सेन्स एवढा खतरनाक आहे, ह्या बसल्या बसल्या शोध लावतो, अच्छा हे असं असं झालेलं आहे, म्हणजे टीम का कहना कुछ अलग है, इसका कहना कुछ अलग है, हा बंदूक वापरत नाही, कोणाला मारपीट करत नाही, काहीच नाही, खाली अपने इंटेलिजेंस के भरोसे पे ये केस को सुलझा देता है। ते पाहणं पण एक पर्वणी आहे, स्पेसिफिकली सबटायटल इंग्लिशमध्ये तुम्ही पाहू शकता, दोज who would like to enhance or ameliorate their spoken English skill, और वोकैबुलरी स्किल अगर आपको बढ़ाना है तो आप बाकी चीज़ें देखने से बेहतर है वो देखिए। तो अभी वो जियो हॉटस्टार पे मैंने पिछले कुछ दिन पहले, while I was traveling to कोलकाता, I saw it, तो मैंने देखा कि वो भी काफ़ी हद तक ऐसे ही है, मतलब रीज़न कुछ हमें दिख कुछ रहा है एक, और एक्चुअली उसका रीज़न कुछ और ही होता है, तो डिटेक्टिव जैसा है। अब देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये सेंटेंस यहाँ पे ले लिया, अब कॉम्बिनेशन हो गया है सेंटेंस का, है ना। पहले मैंने अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन किया, वर्ड बना दिया, अब मैंने वर्ड का ही कॉम्बिनेशन किया, तो क्या तैयार हो जाएगा, सेंटेंस तैयार हो जाएगा। मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट अगर वर्ड है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड क्या हो जाएगा, सेंटेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड जो है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेन्स कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, आपल्याला वाक्य बनवायचं आहे, म्हणजे शब्द घेतले कुठला शब्द कुठेही टाकला म्हणजे जमेल का, नाही, सिक्वेंस उसका प्रॉपर होना चाहिए। अनलेस यू ऑर्गनाइज दी वर्ड्स इन अ प्रॉपर सिक्वेंस, दैट टू इन अ सेंटेंस, वी विल नॉट गेट ए पर्टिक्युलर सेंटेन्स। वाक्य म्हणजे काय, अर्थपूर्ण शब्दांचा समूह। सो सेंटेन्स इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ मिनिंगफुल वर्ड्स। त्याची डेफिनेशन कशा करता येईल आपल्याला, अ ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, अर्थपूर्ण शब्दांचा समूह, म्हणजेच काय, वाक्य ज्याला म्हणतो आपण। अब ये जो सेंटेंसेस है गाइस, ये अलग अलग प्रकार के, एक होता है असर्टिव सेंटेंस, देन होता है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव के भी अलग अलग प्रकार है, फिर इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, लेट सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, उसके क्या है, अलग अलग क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। इज दिस क्लियर, यहाँ तक समझ में आया सबको, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम देखते हैं सेंटेंसेस के अलग अलग जो प्रकार है, उन प्रकार को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम थोड़ा सा PPT के हेल्प के द्वारा ये सारी चीजें सीखेंगे। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, उसमें सबसे ज्यादा एडवांस। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अगर आपको नहीं आए तो दो चीजें कभी नहीं आएगी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और चेंज द व्हॉइस। इफ यू डू नॉट नो, अगर आता तुम्हाला वाक्य कुठलं हेच ओळखता नाही आलं, तुम्हाला चेंज द व्हॉइस कसं येईल ना, हे तुम्हाला काय करायचंय, लक्षात ठेवायचं, ये आपको ध्यान में रखना है।
Okay, now let me start teaching you the types of sentences. बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका नोट्स भी आपको मिलेगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं. नाउ इंग्लिश लर्न टू इजी इज and English is easy to learn. I want you to answer me which of the following is a correct sentence. दोनों में से करेक्ट कौन सा है जो आपको लगता है कि नहीं सर ये करेक्ट है और ये वाला करेक्ट नहीं है, बताइए जरा. अच्छा, सेकंड वाला करेक्ट है और पहला वाला करेक्ट नहीं है. ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बताया. अब देखिए गाइज, व्हाट इज अ सेंटेंस. बेसिकली सेंटेंस होता क्या है, वाक्य म्हणायचं कशाला आपण. सो इट इज ए मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स. शब्दों का जो समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसको हम सेंटेंस कह सकते हैं. लेकिन वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है दे शुड बी अरेंज सो एज टू गिव अस अ पर्टिक्युलर मिनिंग. म्हणजे शब्दांच्या समूहाला अशा पद्धतीनं आपण अरेंज केलं पाहिजे की त्यातून आपल्याला एक विशेष अर्थ प्राप्त झाला पाहिजे. त्याला आपण काय म्हणतो, त्याला आपण म्हणतो सेंटेंस. क्या कहेंगे उसे, सेंटेंस कहेंगे. तो हाउ कैन यू डिफाइन अ सेंटेंस. So a group of meaningful words is called as a sentence, or sentence is a meaningful arrangement of words. शब्दांची अर्थपूर्ण रचना म्हणजेच आपण त्याला काय म्हणू शकतो, सेंटेंस असं म्हणू शकतो. ना ध्यान रखना है गाइस आपको, जनरली कोई भी सेंटेंस जो है उसकी शुरुआत होती है तो शुरू में पहला लेटर कैसे आएगा, कैपिटल ही आएगा. जनरली अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर. हमेशा किसी भी न्यू सेंटेंसेस की शुरुआत एक कैपिटल लेटर से होती है एंड द सेंटेंस एंड्स विथ अ फुल स्टॉप. आणि वाक्याचा शेवट कशाने होतो, आयदर अ फुल स्टॉप. स्टेटमेंट सेंटेंस असेल तर फुल स्टॉप येतं, इंट्रोगेटिव्ह असेल तर काय येऊ शकतं, क्वेश्चन मार्क. और कभी कभी अगर आपका एक्सक्लेमेटरी या इंपरेटिव है तो एंड में क्या आ सकता है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ सकता है. म्हणजे कुठल्याही वाक्याच्या सुरुवातीचा जो पहिला अक्षर आहे तो कसा असला पाहिजे, कॅपिटल लेटर मध्ये असला पाहिजे. आणि वाक्य संपल्यानंतर कुठलं तरी विरामचिन्ह आपल्याला वापरावं लागेल. तो आयदर आप वहां पे फुल स्टॉप यूज करो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन पॉइंट यूज करो, और यू कैन ऑल्सो यूज ए क्वेश्चन मार्क. इज दिस क्लियर, आया समझ में. चलिए ये आपको समझना है दोस्तों. अब हम आगे बढ़ते हैं. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. वाक्य के अलग अलग प्रकार क्या है. मेजरली वाक्य के 4 टाइप्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट. एक होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस. उसको और में स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेटमेंट सेंटेंस. विधानार्थी वाक्य आपण त्याला म्हणतो. दूसरा जो है उसको कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव का मतलब क्या है, प्रश्नार्थक वाक्य. ज्या वाक्यामध्ये आपल्याला प्रश्न विचारला जातो त्याला प्रश्नार्थक वाक्य असं म्हणतो. फिर आता है इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थी वाक्य. देन कम्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओके, उद्गारवाचक वाक्य. पांचवा जो है उसे कहते हैं लेट सेंटेंस. 6 नंबर का जो है उसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस. 7वां जो है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस. और जो 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टंट है त्याला आपण इफ सेंटेंस किंवा कंडिशनल सेंटेंस असं म्हणू शकतो. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इफ और कंडिशनल सेंटेंस. काय म्हणू शकतो त्याला, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इफ सेंटेंस और कंडिशनल सेंटेंस. इज दिस क्लियर, येते का लक्षामध्ये, हे आपल्याला समजून घ्यायचं. दीज आर दी 8 टाइप्स ऑफ सेंटेंस. ये नोट करून घ्या, कुछ चीजें नोट भी करते जाइए ताकि आपको हेल्प होगा उसका.
डन, ओके। अब हम देखते हैं दोस्तों अगला पार्ट। नाउ लेट अस डिस्कस ईच ऑफ दिस सेंटेंसेस वन आफ्टर द अदर, ठीक है। पहला देखते हैं कि डिक्लरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस, उसको और में क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेटमेंट सेंटेंस। इसको और में क्या कहा जाता है? स्टेटमेंट सेंटेंस कहा जाता है। नाउ अ डिक्लरेटिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट। डिक्लरेटिव स्टेटमेंट किंवा असर्टिव सेंटेंस किंवा स्टेटमेंट सेंटेंस म्हणजे काय? द सेंटेंस विच मेक्स अ स्टेटमेंट इज नोन एज स्टेटमेंट सेंटेंस. अ सेंटेन्स इफ इट्स मेक्स अ डिक्लरेशन, घोषणा करणे, त्याला आपण म्हणतो डिक्लरेटिव्ह सेंटेन्स. किंवा एखाद्या वाक्यामध्ये असर्शन केल्या जातं, विधान केल्या जातं. नाउ दॅट सेंटेन्स कॅन बी पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह. तर डिक्लरेटिव्ह, असर्टिव्ह आणि स्टेटमेंट, दीज आर दी 3 डिफरंट नेम्स. पण वाक्य मात्र कसं आहे? एकच आहे, हे आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे. अब देखते हैं इसके बारे में हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखते हैं. तो डिक्लरेटिव सेंटेंसेस और स्टेटमेंट सेंटेंसेस और असर्टिव्ह सेंटेंसेस, व्हाट डज इट एक्चुअली डू इन अ सेंटेंस? वाक्यामध्ये तो नेमकं काय करतो? तो पहला दे जस्ट से समथिंग. वो किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी लिविंग नॉन लिविंग थिंग के बारे में दे गिव अस इंफॉर्मेशन. दैट इंफॉर्मेशन कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव. फॉर एग्जाम्पल, this is a good pen, this is a bad pen. Okay, he is the best person, he is not the best person, she is a beautiful girl, शी इज एन अगली गर्ल. काही पण उदाहरण आपण घेऊ शकतो. म्हणजे आपका जो कहना है वो कहना पॉझिटिव्ह भी हो सकता है, निगेटिव्ह भी हो सकता है. दूसरा है दे डिक्लेअर और स्टेट फॅक्ट्स. फॅक्टचा अर्थ होतो वस्तुस्थिती. म्हणजे एखाद्या वस्तुस्थितीबद्दल ते आपल्याला माहिती देतात. दे एक्सप्रेस ओपिनियन्स, स्वतःची मत. अब अपने खुद के मत को आप व्यक्त कर रहे हो. रिपोर्ट इवेंट्स, किसी घटना के बारे में आप जानकारी दे रहे हो. और डिस्क्राइब थिंग्स और पीपल, किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में आप क्या दे रहे हो? जानकारी दे रहे हो. मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के क्या क्या फंक्शन है? दे आइदर से समथिंग अबाउट एनी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, they declare or state important facts, they express their personal opinions, they report events or describe things or people. उनको ये क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं. Now declarative sentence can both be positive and negative and end with a full stop. अब ध्यान रखना कि जैसा मैंने कहा, आपका जो डिक्लेरेशन है, जो असर्शन है, वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. तो इसीलिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस दे आर ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स. वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं. एंड ऑलवेज एट द एंड ऑफ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, उसके एंड में आपको क्या करना है? फुल स्टॉप जो है वो यूज करना. इट शुड ऑलवेज एंड विथ अ फुल स्टॉप. त्याच्या शेवटी नेहमी तुम्ही काय वापरला पाहिजे? फुल स्टॉप वापरलाच पाहिजे. मतलब अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप नहीं है, देन दैट वुड बी कंसिडर्ड ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस. ठीक है, जैसे कि आप उदाहरण देखो, आई विल मीट यू एट द बस स्टेशन. मैं आपको बस स्टेशन पे मिलूंगा. ये क्या है? आपने असर्शन किया है. द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पश्चिम से या पूरब से निकलता है. द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है. ये क्या है? फॅक्ट है ना. हे फॅक्ट आहे वाक्यामध्ये. सूर्य पूर्वेकडून उगवतो, ये फॅक्ट आहे वाक्यामध्ये. देन ही डजंट गेट अप अर्ली, तो लवकर उठत नाही. दिस इज ऑल्सो फॅक्ट, बट दॅट इज इन अ निगेटिव्ह वे. क्रिकेट इज नॉट आर नॅशनल स्पोर्ट, क्रिकेट हा आपला राष्ट्रीय खेळ नाही. हे पण काय आहे? वाक्यामधली वस्तुस्थिती आहे, फॅक्ट आहे. देन माय नेम इज जेम्स बॉन्ड, मेरा नाम जेम्स बॉन्ड है, असर्शन है. उसके बाद में कॅनबेरा इज द कॅपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलियाचं कॅपिटल सिटी कुठला आहे? कॅनबेरा. ऑस्ट्रेलिया हा जो एक देश आहे, त्याचं क्षेत्रफळ खूप जास्त आहे भारतापेक्षा. पण सगळ्यात जास्त क्षेत्रफळ कोणत्या देशाचं आहे? दुसरा कॅनडा, तीसरा चाइना, चौथा ब्राजील, पांचवा यूएसए, सिक्स ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे भारत, 8वें नंबर पे रोनाल्डो का देश मेक्सिको. ठीक है, 9वें नंबर पे क्या है? ताजिकिस्तान, है ना. ये क्षेत्रफळांची काय यादी है. अब इंडिया में देखिए, पॉप्युलेशन बहुत ज़्यादा है, जगह बहुत कम आहे. आपल्याकडे गावखेड्यांमध्ये तुम्ही जा, घर असे एकमेकाला चिपकून चिपकून असतात. आणि चुलत्या चुलत्यांची थोड्याशा फुटभर जागेसाठी मारामाऱ्या होऊन पोलीस स्टेशन कोर्टात केस जाते, आहे ना. वहीं आप ऑस्ट्रेलिया में जाइए, आप ब्राजील में जाइए, रशिया में जाइए किंवा अमेरिकेत जा. अमेरिकन लोकांकडे आपको दिखेगा की वहाँ ती ट्रॅव्हलर सारखी गाडी आहे. म्हणजे मधात टेम्पो असतं की नाही, टेम्पो, घरी घरी टेम्पो गाड्या आहेत. कारण काय, एक घर इथे
त्याच्या आजूबाजूला किलोमीटरभर दुसरं घर नाहीये, मोकळं मोकळं आहे ना तिकडे. ऑस्ट्रेलियामध्ये चांगले प्लेयर्स का तयार होतात? घर आहे तिकडे. एखादा शेतकरी आहे, त्याच्याकडे 1000 एकरपेक्षा कमी जमीन असेल तर त्याला गरीब समजल्या जातं. आपल्याकडे 5 एकरच्या खाली 10 एकरच्या खाली जमीन असेल, आपण त्याला काय भूमिहीन आहे राव, काय जमीन आहे 3 एकर 4 एकर, आपल्याकडे तेही पुरेस आहे. पण तिकडे किती जमीन, एखाद्याने म्हटलं किती जमीन आहे, 700 एकर आहे सर, म्हणजे तू असं कॉन्फिडेंटली बोलणारच नाही, त्याला वाटतं माझ्याकडे अजून कमी आहे. तिकडे कसे लोक कमी आहेत, पॉप्युलेशन बहुत कम है, और वहाँ क्या अगर हम देखेंगे एरिया एरिया तो कसा आहे जास्त आहे, त्यामुळे तिकडच्या लोकांकडे जमिनी कशा आहेत भरपूर आहे. तेच तुम्ही काही फॉर एक्झाम्पल नॉर्वे आहे, डेन्मार्क आहे, पॉप्युलेशन कमी आहे, त्या तुलनेमध्ये एरिया कसा आहे जास्त आहे. आपल्याकडे कसं आहे एरिया खूप कमी आहे आणि पॉप्युलेशन जास्त आहे. संध्याकाळच्या वेळी तुम्ही पेठेंमध्ये गाडी चालवून बघा किती गर्दी असते, आहे की नाही. आपल्याकडे हाच प्रॉब्लम सगळीकडे इंडियामध्ये होतं, पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण ये दिक्कत है. दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट अभी कर रहा है. प्रीवियस गवर्नमेंट जो था उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर नहीं था, तो बाकी चीज़ों पे जोर था. क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप अगर नहीं होगा तो कंट्री के जीडीपी को बढ़ाना, यातायात की सुविधा अगर अच्छी नहीं है तो बाकी चीज़ों को आसान करना आपके लिए मतलब डिफिकल्ट होता है. क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा आपका किस पे होता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट पे. म्हणजे समजा पुण्यामध्ये पार्लेजी बिस्किट तयार होत आहे, त्या बिस्किटची पुड्याची किंमत आहे 3 रुपये इथे. आता तो पुडा मला नागपूरला पाठवायचा, आता रस्ते चांगले नाहीत त्यामुळे प्रवासाला वेळ लागतो. आता मला कॅरी करायचं ना ट्रकमध्ये ते किंवा ट्रेनमध्ये, मग समजा त्याचा लॉजिस्टिक कॉस्ट मला आला 1 रुपया पर पॅकेटला, मग त्या पॅकेटची किंमत किती झाली 4 रुपये. मग होलसेल डिस्ट्रीब्युटर त्याच्यावरती 50 पैसे खाईल, 4.5 रुपये. मग रिटेलरकडे गेला तो 50 पैसे खाईल, झाले 5 रुपये. मग तो दुसऱ्याला देईल, असं करत करत मार्केटमध्ये जाण्यापर्यंत 3 रुपयाला पडलेला पाकिट 7 ते 8 रुपयाला विकल्या जातो. म्हणजे लॉजिस्टिक कॉस्ट जेवढं जास्त तेवढं वस्तूंची किमती कशा होतात जास्त. म्हणून आपला हापूस आंबा तिकडे गेला की इकडे आपल्याला 600-700ला डझन मिळेल, तिकडे अमेरिकेला गेला की तो तेवढाच जास्त महाग होतो. त्या तिकडच्या वस्तू आपल्याकडे आला तर काय होतात महाग. आता ये टैरिफ वॉर अभी चल रहा है ना, तो टैरिफ वॉर क्या है ना, सिंपल है कि भाई आपसे यहाँ से 100 रुपए की वस्तु हमने ली है, अब हम उस पर और 25 रुपए लगा देंगे क्योंकि हमें भी उस पर बेनिफिट चाहिए. फिर लोग आपकी वस्तु को खरीदेंगे तो लोग कितने देंगे 125 रुपए, हमें मिला कितना 100 रुपए में, 25 रुपए हमारा क्या हो जाएगा ऊपर का बेनिफिट हो जाएगा. म्हणून काय करतं गव्हर्नमेंट टॅरिफ लावतं. टॅरिफ आता इंडियामधलं मेडिसिन्स आहे, इंडियामधल्या बऱ्याच गोष्टी आहे. आता एक सोपी गोष्ट आहे, तुम्हाला एक टूथपेस्ट आहे ते 30 रुपयाला उपलब्ध आहे आणि त्याच क्वालिटीची टूथपेस्ट तुम्हाला 100 रुपयाला उपलब्ध आहे, तुम्ही कोणती घ्याल? चीपर. ऑब्विसली आपण काय करतो चीपर घेतो ना. म्हणून आपल्याकडे ई कॉमर्स वेबसाईटचा बिझनेस चालतो. फॉर एक्झाम्पल दिवाळीच्या आता 15 ऑगस्टला समजा फॉर एक्झाम्पल तुम्ही रेमंडचा शर्ट घेताय, नॉर्मल त्याची दुकानातली प्राइस 2000-2200 रुपये, ऑनलाइन तुम्ही घ्यायला गेला तुम्हाला तो 700-800 रुपयाला देतो. तो तुम्ही काय विचार करता सर वैसे भी 2-3 महीने के बाद तो फेक ही देना है ना, तो बढ़िया है हम ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं. आपण मागवतो ना, चप्पल मागवतो, छोट्या छोट्या पिना बिना, आजकाल सगळ्या वस्तू आपण काय करतो ऑनलाईन मागवतो. खेळणी असेल, दुकानात जातो का आपण बऱ्यापैकी नाही जात. कपडे असेल तर आपल्या घरातल्या वस्तू असेल, मोबाईलचा कवर सुद्धा आपण ऑनलाइन मागवतो. त्याचा अर्थ काय, आपल्याला स्वस्त मिळतं म्हणून. अब यही कवर मैं बाहर मार्केट में खरीदने जाऊंगा वो मेरे को बोलेगा 500 का है, ऑनलाइन में जाऊंगा 200 में मिलेगा, तो ऑब्वियसली मैं 200 का ही खरीदूंगा. अशा पद्धतीने टॅरिफ वॉर जे चालू आहे. थोडं करंट इव्हेंटचं तुम्ही वाचत चला पेपर वगैरे, तुमचे डाऊट क्लिअर होतील. एनिवे, कॅनबेरा इज दी कॅपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया. हे काय आहे फॅक्ट आहे, हे काय आहे फॅक्ट आहे. हे झालं स्टेटमेंट सेंटेन्स. शेवट बघा, द बॉय इज हॅपी, द आउल्स आर लुकिंग ॲट मी. आउल्स म्हणजे घुबड, निशाचर, नॉक्टर्नल ॲनिमल आहे. त्याच्यानंतर दॅट इज माय कॅमेरा, यहातला ई सायलेंट आहे, दॅट इज माय कॅमेरा, नॉट कॅमेरा, इट्स कॅमेरा, दॅट इज माय कॅमेरा. पीपल आर रनिंग, लोक पळत आहेत. तर स्टेटमेंट सेंटेन्स किंवा असर्टिव्ह सेंटेन्स जे आहे ते काय करतात, वाक्यामध्ये आपल्याला एखाद्या वस्तुस्थितीबद्दल माहिती देतात, एखादा रिपोर्ट इव्हेंट करतात. फॉर एक्झाम्पल कॅटरीना इज हिअर, कॅटरीना इथे आहे, वस्तुस्थिती आहे. शी लाईक्स चॉकलेट्स व्हेरी मच, आणि तिला चॉकलेट खायला आवडतात. हे काय आहे वाक्यातलं आपण काय करतोय असर्शन करतोय. सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. अब और ध्यान रखना है दोस्तों, स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव और असर्टिव कॅन बी पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह. तो पॉझिटिव्ह पण असू शकतो किंवा निगेटिव्ह पण असू शकतो. फॉर एक्झाम्पल आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है. आई डोंट लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, बट आई लाइक वॉचिंग मूवीज. मतलब वाक्य आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है. और कंपल्सरीली, मैंडेटोरीली उसके एंड में क्या आना चाहिए, फुल स्टॉप शुड बी यूज्ड एट द एंड ऑफ एनी डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ये आपको ध्यान रखना है. अब देखते हैं दोस्तों दूसरा इंटरोगेटिव.
अच्छा, आपको इंटरोगेशन पता है? इंटरोगेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरोगेशन? क्या होता है इंटरोगेशन? पूछताछ करना, वेरी गुड। किसी का मान लो घर में चोरी हो गई, आप मेरे पड़ोसी है, तो पुलिस वाले आपको पूछेंगे चोरी के समय आप कहाँ थे, वन में कौन आया आपने देखा, मतलब क्या है इंटरोगेशन। इंटरोगेशन का मतलब होता है सवाल जवाब। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उसका आंसर देना है। तो आप उसका आंसर दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, नॉर्मल यस और नो में भी दे सकते हो, आपको अल्टरनेट भी दिया जाता है ना। अच्छा, जब चोरी हुई या जब यहाँ पे डकैती हुई, तब आप घर पे थे या बाहर थे? सर मैं घर पे था या घर पे थी, मैं बाहर था। आप कुछ भी आंसर दे सकते हो। अब हमको समझना है दोस्तों कि किस प्रकार से ये इंटरोगेटिव सेंटेंस काम करता है। अब ध्यान रखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस हम किसे कहेंगे? एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, और उसके एंड में हम क्या यूज करते हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या यूज करते हैं? क्वेश्चन मार्क जो है वो हम यूज करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब इंटरोगेटिव क्वेश्चन जो है या इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं या तीन सब टाइप से। एक होता है WH क्वेश्चंस, इट इज आल्सो कॉल्ड एज व क्वेश्चन, देन वर्बल क्वेश्चंस, तीसरा आता है स्टेटमेंट क्वेश्चंस, और चौथा जो है उसे कहते हैं अल्टरनेट क्वेश्चंस या अल्टरनेटिव इंटरोगेटिव। ये भी नोट कर लीजिए, अल्टरनेटिव इंटरोगेटिव। अल्टरनेट म्हणजे जिथे तुम्हाला ऑप्शन दिल्या जातं. फॉर एक्झाम्पल, वुड यू लाईक टू हॅव अ कप ऑफ कॉफी और टी विथ मी? तुम्हाला माझ्यासोबत चहा प्यायला आवडेल का कॉफी प्यायला? ऑप्शन दिलाय, म्हणजे आयदर चहा किंवा कॉफी. म्हणजे काय आहे इथे तुम्हाला ऑप्शन दिलेलं आहे, अल्टरनेटिव्ह दिलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल, सर आय वुड लाईक टू गो आयदर केम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटी टू स्टडी. म्हणजे मला केम्ब्रिज किंवा ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटीला जायला आवडेल. म्हणजे माझ्याकडे ऑप्शन काय, एक तर केम्ब्रिज किंवा ऑक्सफोर्ड असा काय दिलेला आहे, ऑप्शन दिलेला आहे. तो इसके चार अलग अलग क्या होते हैं, टाइप्स है. वर्ब क्वेश्चंस, वर्बल क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्वेश्चंस. अब देखिए गाइस, WH क्वेश्चन किसे कहते हैं? नाउ दीज क्वेश्चंस बिगिन्स विथ हु, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेअर एटसेट्रा. म्हणजे एखाद्या प्रश्नाची सुरुवात जर WH वर्ड ने होत असेल, अगर किसी भी क्वेश्चन की शुरुआत अगर WH वर्ड से होती है, तो हम उसे क्या कहेंगे? WH क्वेश्चन. क्या कहेंगे? WH क्वेश्चन कहेंगे. आता व्हॉट, वेन, वेनेवर, व्हेरेवर, हुमसोएवर, हे सगळे झाले WH क्वेश्चन. बट समटाइम्स द वर्ड विच बिगिन्स विथ हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉंग, हाउ फार, हाउ ने सुरू होणारे शब्द सुद्धा WH क्वेश्चन म्हणूनच काय होतात? कन्सिडर होतात. ठीक आहे. नाउ these questions expect specific information in the answers, so they cannot be answered with just yes or no. म्हणजे कुठल्याही WH प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही फक्त yes किंवा no मध्ये देऊ शकता का? नाही. त्याला तुम्हाला काय करावं लागेल? त्याला स्पेसिफिक आन्सर द्यावं लागतं ना तिथे. समजा मी तुम्हाला विचारलं वेअर डू यू लिव्ह, तुम्ही कुठे राहता? यस नो असं म्हणू शकाल का तुम्ही? असं म्हटलं तर काय होईल? गडबड हो जाएगी, आहे की नाही? तिथे काय होईल? गडबड होईल, म्हणजे प्रोनाउन्सिएशन मिस्टेक होईल, संवाद होणार नाही. दुसरं समजा मी जर एखाद्याला विचारलं व्हॉट इज युअर नेम? यस. येडा झाला का, याला कळत नाही का? ओ, व्हॉट आर यू डुईंग? नो. असं वाटेल की याला काही कळलेलं नाही. सो WH क्वेश्चनला फक्त यस आणि नो मध्ये तुम्ही उत्तर देऊ शकत नाही. उनका आपको स्पेसिफिक आंसर देना. फॉर एक्झाम्पल, वेअर डू यू लिव्ह? सर आय लिव्ह इन द हेवन, मी स्वर्गात राहत. ओके. व्हॉट डू यू डू देअर? तू तिथे काय करतोस? ओ आय वॉच परीज डांसिंग इन फ्रंट ऑफ, आहे की नहीं? वो डांस करते रहते हो, मैं देखते रहता हूँ. इसका मतलब क्या है? आप आंसर दोगे उसका स्पेसिफिक. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पूछा हाउ लॉन्ग डज इट टेक फ्रॉम स्टेशन टू एयरपोर्ट, एयरपोर्ट टू स्टेशन जाने में कितना टाइम लगेगा? सर ऑलमोस्ट इट टेक्स 1 hour, असं आपण उत्तर देऊ शकतो. और हाउ फार इज युअर होम फ्रॉम पुणे? पुणे आणि तुमच्या घराचं अंतर किती? सर 650 किलोमीटर्स, असं तुम्ही काही उत्तर देऊ शकता. म्हणजे तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की WH क्वेश्चनचं उत्तर फक्त यस नो में आप नहीं दे सकते. दे रिक्वायर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. वहां पे आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू? तुम्ही कोण आहात? आय एम अ टीचर. ठीक आहे. हु केम हिअर फर्स्ट? यहाँ पे कोण पहिला? सर आय केम हिअर फर्स्ट. तुम्ही आन्सर देताय आणि शेवटी काय येते? क्वेश्चन मार्क आहे. व्हॉट इज युअर प्रॉब्लेम? व्हॉट इज युअर प्रॉब्लेम? आपका प्रॉब्लेम क्या है? व्हॉट इज युअर फेवरेट सॉन्ग? तुमचं आवडतं गाणं कोणतं आहे? व्हॉट डिड यू से टू हिम? तुम्ही त्याला काय म्हणालात? म्हणजे काय झालं? WH क्वेश्चन आहे. व्हेन डज द बस लीव? बस कधी निघते? व्हेन डिड द शो स्टार्ट?
हा शो कधी सुरू झाला. हाऊ लॉन्ग हॅव यू लिव्ड इन मंगरूल, आप मंगरूल में कितने सालों से रहे. हाउ वॉज द शो, शो कब था. तो हाउ से शुरू होने वाले क्वेश्चन भी क्या है, WH क्वेश्चन है. हाउ कैन आई फॉरगेट यू, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ सर, है ना. एक आदमी दो लोगों को कभी नहीं भूल पाता. बताओ कौन दो लोग है. एक आपका दुश्मन, जो जानी दुश्मन होता है ना, उसको हम कभी भूल सकते हैं. 50 साल बाद देखेंगे पहचान लेके साले तो तकलीफ दी थी मुझे. और दूसरा, एक जो आपका बहुत कट्टर दुश्मन है ना, उसे आप भूल नहीं सकते. और दूसरा एक व्यक्ति जिसे आप प्रेम करते हो, मतलब प्रेम का मतलब वो लड़के लड़की वाला प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ. कोई भी मतलब जिसे आप, चाहे जानवर हो, चाहे आपके गांव का कोई दोस्त हो, कोई टीचर हो, कोई भी व्यक्ति हो जिसके प्रति आपको लगाव फील होता है, उस व्यक्ति को भी आप कभी भूल नहीं सकते. मतलब 10 साल बाद भी मान लो कोई किसी से मिलता है, अरे पहचाना कि नहीं सर, अरे सर हाउ कैन आई फॉरगेट यू, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप याद में है मुझे. तो ऐसा बहुत बार होता है. या जानवर होते हैं, आप 3-3 साल घर पे मत जाइए, आपके घर पे कोई डॉगी है, जैसे ही आप जाओगे आपको सूंघ लेगा, पहचान लेगा कि ये मेरा ओनर है. तो आपको समझना है, ठीक है. सो हाउ लॉन्ग आर द चिल्ड्रन मिसिंग, बच्चे कब से गायब है. वेयर इज माई बुक, मेरा किताब कहाँ पे है. तो ये क्या होते हैं दोस्तों, WH क्वेश्चन है, क्योंकि इनके एंड में क्या है, क्वेश्चन मार्क आता है. नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट वर्बल क्वेश्चन. वर्बल क्वेश्चन किसे कहेंगे, दीज क्वेश्चंस बिगिन विद एम, इज, आर, वाज, वर. मतलब अगर किसी भी क्वेश्चन की शुरुआत ऑक्सिलरी वर्ब से होती है, एम, इज, आर, वाज, वर, डू, डज, डीड, have, has, had, can, could. If a question is begin with an auxiliary verb, प्रश्नाची सुरुवातच जर ऑक्झिलरी व्हर्बने झाली असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, व्हर्बल क्वेश्चन असं म्हणतो. आता यांना ऑर मध्ये काय म्हणतात, यस नो क्वेश्चन. व्हर्बल क्वेश्चनला ऑर मध्ये यस नो क्वेश्चन पण म्हणतात. वाय, बिकॉज दे कॅन बी सिम्पली आन्सर्ड विथ आयदर एस ऑर नो. तुम्ही त्यांचं उत्तर एक तर यसनी पण देऊ शकता किंवा नोनी पण देऊ शकता. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल मी एखाद्याला विचारलं, आर यू अ स्टुपिड मॅन, नो असं म्हणू शकतो आपण. ओके. डू यू लव्ह लिसनिंग म्युझिक, डू यू लव्ह लिसनिंग टू म्युझिक, यस. तुम्ही काय करू शकता, यस नो नी आन्सर देऊ शकता, म्हणून त्याला यस नो क्वेश्चन. फॉर एक्झाम्पल, एम आय अ जोकर, मी जोकर आहे का, नो, यस उत्तर देऊ शकता. इज दिस युअर पेन, हे पेन तुमचं आहे का, नो सर इट्स नॉट माइन. और नो, इज क्रिकेट अन एक्साइटिंग स्पोर्ट, इज ही गोइंग टू रिटायर, इज शी रायटिंग. म्हणजे काय केलं, फक्त यस नो. आर यू रायटिंग, नो. आर यू रायटिंग, यस असं उत्तर आपण देऊ शकतो. देन, आर यू अ गुड लिसनर, आर यू बिझी, आर यू गोइंग टू गेट मॅरिड, तुमचं लग्न होणार आहे का, असं आपण उदाहरण घेऊ शकतो. विल यू कम बैक इन द इवनिंग, क्या शाम में वो वापस आएगा. विल यू कम टुमारो, क्या आप लोग कल आओगे. विल देयर बी अ मीटिंग नेक्स्ट संडे, क्या अगले संडे कोई मीटिंग होगी. मतलब आपने क्या किया, ऑक्सिलरी वर्ब जो है उससे क्वेश्चन की शुरुआत कर दी. तो उस क्वेश्चन को आप क्या कह सकते हो दोस्तों, उसे आप कहोगे वर्बल क्वेश्चन. Verbal questions are also called as yes no questions. Why? Because they can be simply answered just by saying yes or no. ये आपको ध्यान रखना है. तीसरा है स्टेटमेंट एज क्वेश्चन्स. म्हणजे वाक्यामध्ये विधान आहे नॉर्मल, पण त्याला क्वेश्चनचा टोन देतो आपण. वाक्य स्टेटमेंटच आहे पण त्याला क्वेश्चन टोन मध्ये वापरतो. तो दीज क्वेश्चंस आर नॉट ट्रेडिशनल क्वेश्चंस. ये नॉर्मली अपने आप में क्वेश्चन नहीं है. दे आर स्टेटमेंट यूज्ड इन द क्वेश्चन टोन. वो नॉर्मल स्टेटमेंट ही है लेकिन उनको हम क्वेश्चन के टोन में क्या करते हैं, यूज करते. फॉर एग्जाम्पल, योर अमिताभ बच्चन. फॉर एग्जाम्पल आपको डाउट है, यार अमिताभ बच्चन जैसा दिख रहा है, योर अमिताभ बच्चन मतलब क्या है, स्टेटमेंट ही है. टोन आपका क्वेश्चन क्या है. फॉर एक्झाम्पल, इज सचिन तेंडुलकर, स्टेटमेंट आहे, वाक्यामध्ये क्वेश्चन आहे का, कुठे नाही, पण त्याचा टोन कसा आहे, क्वेश्चनचा आहे. म्हणून आपण काय केलं, याला आपण याला स्टेटमेंट क्वेश्चन असं म्हणत असतो. आलं का लक्षामध्ये, कळलं इथपर्यंत, डिड यू गेट इट. ठीक है. अब तीसरा जो है गाइस, उसे कहते हैं अल्टरनेटिव इंटरोगेटिव. अल्टरनेटिव इंटरोगेटिव. अब अल्टरनेटिव इंटरोगेटिव जो है उसका मतलब क्या है दोस्तों, व्हेन यू आर बीइंग गिवन अ चॉइस. ज्या ज्या क्वेश्चंस मध्ये या जिस क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाता है, चॉइस दी जाती है आपको कि या तो आप ये कर सकते हो या वो कर सकते हो. जहां पे आपको चॉइस दिया जाता है ना दोस्तों, उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव इंटरोगेटिव. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम उदाहरण लेते हैं, वुड यू लाइक टू सिंग और डांस विथ मी.
वुड यू लाइक टू सिंग और डांस विथ मी, क्या आप मेरे साथ गाना गाना चाहोगे या नृत्य करना चाहोगे, मतलब ऑप्शन है, या तो हम लोग डांस कर सकते हैं या तो नृत्य कर सकते हैं। और उदाहरण हम ले सकते हैं, जनरली इसमें वुड यूज होता है, वुड यू लाइक, वुड यू लाइक प्लेइंग गेम्स और वॉचिंग मूवी। आपको गेम्स खेलना अच्छा लगता है या मूवी देखना अच्छा लगता है, मतलब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप कह सकते हो सर आई वुड लाइक वॉचिंग मूवीज और आई वुड लाइक प्लेइंग गेम्स, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जनरली वुड यू लाइक जो है, वुड से अगर क्वेश्चन तैयार होता है और अगर उस क्वेश्चन में चॉइस है, या तो आप ये करो या वो करो, हम कहते हैं ना सर मैं चाय भी पी सकता हूँ, कॉफी भी पी सकता हूँ, अगर आपके पास ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू टेस्ट टी और कॉफी, चॉईस आहे तुमच्याकडे, ओके सर आई वुड रादर हैव अ कप ऑफ कॉफी, मला एक कप कॉफी घ्यायला आवडेल। इसका मतलब क्या है कि जहां पे क्वेश्चन में आपको चॉइस दिया है, इज योर नेम जेनी और रोजी, और वुड यू और इज युअर नेम जेनी और रोजी, तुमचं नेम जेनी आहे का रोजी आहे, तुम्हाला ऑप्शन दिलंय, मग तो काय झाला अल्टरनेटिव इंट्रोगेटिव, मतलब जिस क्वेश्चन में आपको अल्टरनेट दिया जाता है, ऑप्शन या चॉइस दी जाती है, उसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव इंटरोगेटिव। इज दिस क्लियर गाइस, आया समझ में सबको, एनी डाउट यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब हमारा टाइम हो चुका है, कल के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, लेट सेंटेंस, यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, और सबसे एडवांस्ड वाला जहाँ पे कॉमन एरर के ज्यादातर क्वेश्चन है, वो टॉपिक हम, ये टॉपिक जैसे ही खत्म होगा इस पे हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम्स के, बाकी कुछ प्रैक्टिस के लिए, और कल मैं आपको कुछ नोट्स जो है वो प्रैक्टिस पर्पस के लिए दूंगा दोस्तों। आया समझ में यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए हम कल 12 o'clock को कनेक्ट करते हैं और विल कंटिन्यू द टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो है ये हम कल क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। डोंट गेट पैनिक, आया समझ में, चलो ओके, होप टू सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय ऑल।